हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी बच्चों का, सभी फ्रेंड्स का यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा? आपका पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9 हमारा चल रहा है। इसमें हमने शुरुआत की डेमोक्रेसी व्हाट एंड व्हाई। सेकंड हमने बात की कि आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह है क्या, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अगर वह चाहता है कि डेमोक्रेसी उसमें बनी रहे, डेमोक्रेटिक उसका नेचर बना रहे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, और इंडिया क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज उसी में हम पढ़ने वाले हैं चुनावी राजनीति कि किस तरह से एक लोकतंत्र में जिसका अपना संविधान है उसमें प्रॉपरली चुनाव होना चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। देखेंगे हम चुनावी राजनीति में कि आखिर चुनाव क्या है। ठीक है, थर्ड हमारा जो चैप्टर है वह आज शुरू हो रहा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आज ही खत्म हो जाएगा। ये वाला एनसीईआरटी आपका चल रहा है। एंड देन देखो, सबसे पहले हम इसमें जब समझेंगे कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। ठीक है, व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, एंड चैलेंज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। याद रखना आप सभी कि आपका यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपका ये जो चैप्टर है ये आपको बताता है कि हमें आखिर चुनाव की जो आवश्यकता है वह क्यों है। ठीक है, चुनाव की जो आवश्यकता है वह क्यों है। और याद रखना कि आपके लिए सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है चुनाव में, क्योंकि एक लोकतंत्र में चुनाव और निष्पक्ष जो चुनाव है वह एक लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको एक बात को याद रखना है कि जब हम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका, अगर मैं कहूं तो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, कि अगर आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहां से बनेंगे कि वर्तमान में चुनाव सुधार की क्या आवश्यकता है। चूंकि एक लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वह होना ही चाहिए, तभी एक डेमोक्रेटिक जो है वह कायम रह सकता है। और इसके लिए क्या वर्तमान में चैलेंजेस, जैसे आप अभी देख रहे थे कि आप फ्री बिल्स का आपने नाम सुना होगा, यानी फ्री में जो उपहार बांटे जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आपने कई जगह पढ़ा भी होगा कि किस तरह से पैसे देकर वोट लिए जाते हैं। ठीक है, या और भी कई इलीगल तरीके होते हैं, गलत तरीके होते हैं। आप फ्री में चीजें प्रोवाइड करके जो है वह वोट ले रहे हैं लोगों को। और तो ये जो है फ्री बिल्स, वह किस तरह से इस पर रोक होगी, ये क्या, ये सब आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं। आपको इसी को एज अ पॉइंट इसमें यूज करना है कि वर्तमान में ये प्रॉब्लम्स है और इसका ये सॉल्यूशन है। ये आपका मेंस वाला पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये मेंस वाला पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा देखो, चुनाव सुधार को लेकर बहुत सारी जो समितियां हैं वह बनती है। वही सेकंड एआरसी जो है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, उसकी रिपोर्ट में भी राजनीति को लेकर क्या सुधार होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स में क्या सुधार होने चाहिए, चुनाव में क्या सुधार होने चाहिए, उन सभी की बात की। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जैसे मान लो पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देना जरूरी नहीं था, एक नामांकन पत्र भरते समय जो उम्मीदवार है उसे, कैंडिडेट जो पार्टी में खड़ा है उसे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब आपको अपना नाम, अपनी डिटेल्स में जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वह देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देखेंगे कि बीच में इस तरह के जो सुधार है वह सुप्रीम कोर्ट एंड बाकी कुछ कुछ जो कमेटीज है वह करती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि आखिर हम एक देश में, हमें चुनाव की जरूरत होती क्यों है। आप खुद तो शासन कर नहीं रहे, हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है, फिर वही वर्ड। अगर हम उस एक वर्ड को बच्चों याद रखेंगे तो हम ज्यादा चीजों को इंटरलिंक कर पाएंगे। तो अगर हमें पता है कि हमारे यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का कौन सा रूप है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो आप खुद तो सीधा जान ही रहे हो, लोकसभा, राज्यसभा एंड बाकी सब। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, हम अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं जो हमारे लिए आगे जाके लॉ मेकिंग करेगा। और उसी लिए आपको एक प्रोसेस चाहिए कि आप उन लोगों को चुन सके। ये पूरा चैप्टर इसी बारे में बताता है कि आवश्यकता क्यों है। और अगर आप ये कहो कि एक लोकतांत्रिक इलेक्शन होने चाहिए, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसी भी पर्टिकुलर चुनाव को, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्शन को लोकतांत्रिक बनाती है। इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, चुनावी प्रतिस्पर्धा जो है क्या वह अच्छी है। चुनावी प्रतिस्पर्धा क्या ये अच्छी है या फिर नहीं है, या फिर गलत तरीका है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको समझेंगे। आगे हम देखेंगे व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, आखिर हमारी क्या प्रणाली है। ये तो आपने ओवरऑल देख लिया
कि भैया हमें चुनाव की जरूरत क्यों है, ऐसे कौन से आधार है। फिर वही पैटर्न जो मैंने लास्ट आपको बताया कि हम पहले ये समझते हैं कि वो पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वह है क्या, और फिर हम सेकंड उस बात पर आते हैं जो मेन पॉइंट है कि आखिर वो जो कॉन्सेप्ट है वह इंडिया पर किस तरीके से अप्लाई है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारी क्या प्रणाली है चुनाव की। ठीक है, व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ऐसा क्या है जो इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि भाई हमारे पास जो है वह स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, स्वतंत्र चुनाव आयोग है। ठीक है ना, हमारे यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग कब हुआ था, इसका इनॉग्रेशन स्थापना बताओ जरा। फिर हम देखेंगे कि भाई चुनाव में लोगों की भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, जो कि ये बताता है कि हमारे यहाँ के जो इलेक्शंस हैं वह डेमोक्रेटिक है, पार्टिसिपेशन। एंड थर्ड है फ्रेंड्स एक्सेप्टेंस। ये बताओ अगर आपने चुनाव करा लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन लोगों ने जो एक्सेप्टेंस है वही नहीं दी, लोगों ने अपनी स्वीकार्यता ही नहीं दी, उसके जब चुनाव के रिजल्ट आए तब लोगों ने माना ही नहीं कि ये रिजल्ट सही है, तो फिर कहां चुनाव जो है वह मान्य हुआ उसकी प्रणाली। तो यहां पर हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई जो लोग हैं वह अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चुपचाप उस रिजल्ट को मान लिया, जिसकी भी सरकार आई, जिस पार्टी को, जो पार्टी को भी विजय मिली उसको स्वीकार कर लिया कि अच्छा ठीक है यही जीती होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इलेक्शंस को इंडिया में डेमोक्रेटिक बनाती हैं। और फिर लास्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले समझा दिया कि आखिर चैलेंज क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है व्हाई डू वी नीड अ इलेक्शन। तो देखो सबसे पहले है कि हमने अपनी कंट्री में इलेक्शंस में हम देखते हैं कि आखिर क्या जरूरी है, क्यों नेसेसरी है। ठीक है, इन बातों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखो कोई भी जब लोकतंत्र होता है बच्चों, जो भी देश लोकतंत्र है, ये जरूरी तो नहीं कि लोग जो है वह सीधे जाकर, पहले समझो फिर कुछ कीवर्ड्स आपको लिखवाऊंगी। एक लोकतंत्र में जरूरी नहीं है कि लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या सीधे जाकर शासन किया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट बनाई जाए। गवर्नमेंट का मतलब क्या था, ऐसे लोगों का समूह जिनके पास अथॉरिटी है लॉ मेकिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग की, तो ऐसे लोगों का समूह गवर्नमेंट है। अब यहां पर देखो कि हमने समझा कि चूंकि आम लोग जो है वह प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने बीच से ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो उनके हितों को जाकर आगे रखेंगे, उनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे और हमें उन पर विश्वास है। तो पार्लियामेंट क्यों है, तो पार्लियामेंट में लोगों का कंसेंट है, लोगों की सहमति है, आम सहमति है, तभी जो है वह संसद की महत्ता है। ठीक है, ये तमाम बातें अभी तक हम समझ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वह क्या होगा कि आखिर ये क्यों नेसेसरी है, बिकॉज ऑफ नीड क्यों है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में जब हम सीधे जाके रूल नहीं करते, अगर हम क्या है, अगर हम डायरेक्ट जाकर रूल नहीं कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग नहीं कर रहे हैं, फिर हमने क्या किया, हमने अपने यहां से लोगों को चुना, रिप्रेजेंटेटिव्स हमने चुने, हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना। हमने क्या किया, अपने प्रतिनिधियों को चुना जो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे आगे जाके लोकसभा में, विधानसभा में। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रोसेस हो गया ना फ्रेंड्स, इन प्रतिनिधियों को चुनने की जो प्रोसेस है वह क्या है, इलेक्शन है। इनको चुनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, यही इलेक्शन है, और इसीलिए हमें इलेक्शन की जरूरत है। फर्स्ट बात आपको क्लियर हुई कि हमें आखिर नीड क्यों है। ठीक है, तो यहां पर ये बात हो गई। अब देखो कि हम चूंकि डायरेक्ट यहां पर गवर्न नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट जो शासन है वह हम नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमने ऐसे लोगों को चुन लिया जो हमारे लिए यह काम करेंगे। ठीक है, अब देखो इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए हमारे जो इलेक्शंस हैं वह रेगुलरली होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो हमारे जो इलेक्शंस हैं इन्हें नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से एक नियमित अंतराल पर जो है वह कराया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है वह 5 वर्ष में हो रहे हैं, या फिर बाकी जब आप बाय इलेक्शन की बात करेंगे, उपचुनाव की बात करेंगे कि अगर कोई सीट खाली हो गई किसी की डेथ या रेजिग्नेशन के कारण, तो फिर हमने बाय इलेक्शंस करवा लिए। तो ये क्या है, हमारे जो चुनाव है वह रेगुलरली हो गए। ठीक है, अब देखो कि हमने जो ये अब फिर से इस पे वापस आओ फ्रेंड्स, हमने जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, इन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए क्या आधार होने चाहिए, इन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए क्या आधार होने चाहिए कि आप इसको चुने।
तो क्या इनके लिए अभी शिक्षा की बात की गई है? इनका एक्सपीरियंस, क्या आप देखते हैं किसी को चुनने के पहले कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी एज क्या है, उसका नॉलेज क्या है, उसका एजुकेशन क्या है? लेकिन शायद ऐसा होना चाहिए, है ना। नॉलेज क्या है, एजुकेशन तो कोई नहीं देखता। आप देखेंगे कि जो मंत्री मिनिस्टर्स हैं उनको उनका क्या ही एजुकेशन जो है वह होता है। हो सकता है आज जो है वह फिर भी पार्लियामेंट में, विधानसभा में ऐसे लोगों का परसेंटेज बढ़ गया है जो पहले की तुलना में ज्यादा शिक्षित है। वैसे भी जब ओवरऑल भारत जो है वह साक्षर हो रहा है, हमारी साक्षरता की दर बढ़ रही है, तो हर जगह पे प्रतिनिधित्व बढ़ेगा ही डेफिनेटली। तो यहाँ पर ये तो कोई बहस वाली बात ही नहीं है कि अब देखो, अब हमारे यहाँ जो एजुकेटेड हमें जो मिनिस्टर्स है वो पहले से ज्यादा है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि एक क्वालिफिकेशन, जैसे आपको आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए यूपीएससी ने कह दिया कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो भी आपकी डिग्री है यूजी की, अंडर ग्रेजुएशन की, वो होना चाहिए, ठीक है। पीजी की अनिवार्यता नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट जिसे आप, जैसे कि आप एमकॉम किया है, आपने बीकॉम तक ठीक है, चल जाएगा। अगर आपने बीकॉम एमकॉम में आप चुने तो बीकॉम तक ठीक है, आपका वो क्या हो गया, एजुकेशन हो गया। उसके बाद आईएएस आप यूपीएससी का जो एग्जाम है वह दे सकते हैं। तो क्या इनके लिए ऐसा है कि आप भाई 12th पास हो या फिर आपके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री हो किसी पॉलिटिकल को लेकर, या फिर पॉल साइंस में जो है वह आप, या फिर आप इंटरनेशनल आईआर में लेकर, या किसी वेलफेयर को लेकर आपने कोई पीजी यूजी किया हो तभी जाके आप, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, है ना। हालांकि बात चलती रहती है कि चुनाव तभी सुधार होगा हमारे देश में जब हमारे नेता सुधरेंगे, क्योंकि यही अल्टीमेट इन द लास्ट पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं और इनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एजुकेशन किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, हमने ये बाध्यता अभी तक रखी नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, अगर जो प्रतिनिधि है ये लोगों को अगर पसंद ना आए तो इनको बदलने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, और वो व्यवस्था है कि इलेक्शंस जो है वह रेगुलर तरीके से किए जाते रहें, ठीक है। तो इसलिए हमें 3 बातों को याद रखना है कि आखिर हमें चुनाव की जरूरत क्यों है। तो मैं 3 बातें आपको लिखवाती हूं। सबसे फर्स्ट तो है हु विल मेक द लॉ। फर्स्ट क्या है, क्यों जरूरत है हमें, आखिर कौन बनाएगा नियम, Who will make the law, ये फर्स्ट बात हो गई। सेकंड इसमें हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, गवर्नमेंट कौन बनाएगा, एंड जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो मेजर डिसीजन है, ये कौन लेगा, इसके लिए हमें जरूरत है। एंड थर्ड है इसमें कि जो पॉलिसी गाइड, जो हमारी नीतियां बनेंगी, जो पॉलिसीज बनेंगी, इनको दिशा निर्देश कौन देगा, है ना। एंड बाकी जो लॉ मेकिंग है और कौन करेगा। तो ये 3 ऐसे कारण हैं जिसके लिए हमें जरूरत है किस चीज की, इलेक्शंस की, ठीक है। क्लियर है, इसके लिए हमें इलेक्शंस की जरूरत होती है। तो ये है आपका इलेक्शन क्यों नेसेसरी है। क्लियर। अब देखो आगे हम चलेंगे कि आखिर एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक हम कब मानेंगे, एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक मानने के क्या आधार हो सकते हैं, लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हो सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूं, ठीक है। ऐसा क्या है जो कि एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। चलिए वो वाला स्लाइड आपका सुरक्षित है, डोंट वरी। अब यहां पर ही मैं आपको इस पॉइंट को समझा देती हूं। ये समझ में आ गया कि इलेक्शन क्यों जरूरी है। अब आगे आ जाओ इस पर कि आखिर ऐसा कौन कौन से आधार है कि जो किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट क्या है इसमें, 1 वोट इक्वल वैल्यू, 1 वोट इक्वल वैल्यू इसमें होनी चाहिए। 1 वोट इक्वल वैल्यू। देखो डेमोक्रेसी मतलब लोगों का महत्व, और अगर डेमोक्रेसी में आपने एक व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, दूसरे व्यक्ति को आपने कम इंपॉर्टेंस दे दिया, एक व्यक्ति का जो वोट मूल्य मान लीजिए वह 2 है या 3 है, और दूसरे व्यक्ति का जो वोट मूल्य है वह 1 है या फिर हाफ है, 1 है या हाफ है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि सभी लोगों को समान जो मताधिकार है, जो वोटिंग राइट्स है वह नहीं दिए गए। तो यहाँ पर क्या है, 1 वोट और इक्वल वोट, है ना। एक वोट का जो है वह एक मूल्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ईरान में बात की कि वहां पर सभी वर्गों को 2015 तक, और स्पेशली फीमेल्स जो है, जो महिलाएं हैं, वुमेन्स है, उन्हें 2015 तक वोटिंग राइट नहीं था। वही हमने एस्टोनिया एंड फिजी की बात की कि एस्टोनिया में जो माइनॉरिटीज थे उनको वोटिंग राइट में बहुत डिफिकल्टीज थी। वही हमने फिजी की जब बात की थी कि
फिजी में जो वहां के मूल निवासी थे और वहां पर जो इंडियंस थे उनके वोट में काफी डिफरेंस था, उनकी जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस था। मान लो जो फिजी है उनके वोट का मूल्य 2 था और जो इंडियंस वहां पर थे उनके वोट का मूल्य 1 था, जबकि वो वहां के ही निवासी थे। तो यहां पर क्या वहां पर डेमोक्रेटिक कहेंगे? नहीं कहेंगे, है ना। तो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक मानने का पहला आधार है कि हर व्यक्ति को वोट देने का राइट हो और एक वोट का एक ही मूल्य होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड क्या है बच्चों इसमें, ये बताओ। आपसे कह तो दिया कि ठीक है एक वोट इक्वल वैल्यू होगी, लेकिन आपके पास अब चॉइस ही नहीं है। लेकिन अब आपके पास क्या है? चॉइस ही नहीं है, रियल चॉइस टू द वोटर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम चाइना का एग्जाम्पल हमने देखा था कि वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है केवल वही जीतती आ रही है, और अगर किसी पार्टी को चुनाव लड़ना है, हालांकि जीतेगा नहीं ये तो कंफर्म है, पर अगर चुनाव लड़ना है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से उसको परमिशन लेनी होगी। या फिर हमने बात की थी कि एक ज़ानू पीएफ, आई थिंक जिम्बाब्वे था या मैक्सिको था, करेक्ट करना मुझे बच्चों। तो यहां पर आप देखते हैं कि वहां पर केवल ज़ानू पीएफ जो दल है केवल हमेशा उसी की सरकार बन रही है। तो ऐसे में अगर आपके पास अधिकार भी है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपके पास चॉइस ही नहीं है, रियल चॉइस ही नहीं है, आपके पास विकल्प ही नहीं है, तब आप कैसे डेमोक्रेटिक कह सकते हो? तो यहां पर जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो तो आपको क्या है, वास्तविक रूप से आपको ऐसे लोग होने चाहिए, राजनीतिक जो विकल्प है आप लोगों को दे, ठीक है। राजनीतिक विकल्प देना, इक्वल वोट इक्वल वैल्यू, दूसरी बात होगी। अब देखो तीसरा, चुनाव तो हो रहे हैं पर 20 साल में हो रहे हैं, ठहर गई हैं चीजें, आप कैसे बदलोगे जो आपके लिए काम नहीं कर रहा? तो इससे क्या समझ में आया कि जो रेगुलरली, जो एक नियमित अंतराल पर, ठीक है, एक नियमित अंतराल पर जो चुनाव है वह होना जरूरी है। अगर नियमित अंतराल पर नहीं होगा, सामान्यतः आप देखेंगे 5 या 6 वर्ष, 4 वर्ष भी रखा गया है, विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रणाली को अपनाया गया है। इंडिया में आप देखेंगे कि ये जो प्रणाली है, ये जो टर्म है, हमने 5 ईयर का रखा है फॉर लोकसभा एंड जो स्टेट की विधानसभाएं है उसमें, ठीक है। तो यहां पर रेगुलरली जो चुनाव है अंतराल पर होने चाहिए। अब देखो एक और, कि यहां पर तो हमें इक्वल वोट दे दिया, लेकिन हमने जिसको चुना था वो नहीं चुना गया, हमने जिसको फर्जी वोटिंग हो गई, किसी और को जिता दिया गया, तब क्या होगा? तब क्या ये डेमोक्रेटिक हुआ? नहीं हुआ। तो यहां से अगली विशेषता क्या आती है कि वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए जिसे लोगों के द्वारा चुना गया है, कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल, कैंडिडेट प्रिफर्ड by the people should get elected, by the people should get elected। वास्तव में वही व्यक्ति, वही कैंडिडेट जो है वह चुना जाना चाहिए जिसे लोगों के द्वारा प्रिफर्ड किया गया है, लोगों ने जिसको चुना है, ठीक है। तो वास्तव में यही जो व्यक्ति है वह चुना जाना चाहिए। क्लियर? अब देखो पांचवी बात क्या हो गई, अब ये सारी तो चीजें हैं, लेकिन इक्वल वोट भी हो रहा है, रियल चॉइस भी है, वही चुना भी गया, रेगुलर एड इंटरवल पर जो है वह चुनाव हो भी रहे, लेकिन हुआ क्या कि इसमें बीच में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर नहीं था, और एक डेमोक्रेसी में जब चुनाव ही, एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी, एक पूरे शासन की एक आत्मा है, सोल है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है? तो यहां पर पांचवी और अंतिम विशेषता हमारे सामने क्या आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की? क्या आती है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने 5 ऐसी बातें हैं। सबसे पहला, 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू। सेकंड है कि रियल चॉइस होने चाहिए। थर्ड है कि रेगुलरली चुनाव होने चाहिए। फोर्थ है कि वास्तव में वही व्यक्ति चुना जाए, देखो साथ साथ याद कर लिया करो। और पांचवा क्या है फ्रेंड्स? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव है वह होने चाहिए। तो ये जो 5 बातें हैं वह एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। क्लियर हुआ?
अब देखो ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवा, ताकि आप किताबी भाषा में, कुछ बच्चों का कहना है मैम कुछ कीवर्ड्स जो है मैम पीडीएफ में हम नहीं समझ पाते, अगर मान लो उन्होंने क्लास नहीं देखी, तो आप क्या करो कि एक बार आपने ये सारी चीजें देख ली, समझ ली, या फिर पहले इसको पढ़ लो, इसको पढ़ने के बाद आपको मेन जो पॉइंट्स है वह समझ में आ जाएंगे कि मैम ने क्या क्या लिखा था, ठीक है। व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन इज नेसेसरी बिकॉज ये, ठीक है, एंड व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या ऐसी चीजें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली लिखी हुई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि क्या इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या चुनावी जो प्रतिस्पर्धा ये अच्छी चीज है, इसको समझो। तो देखो सबसे पहले देखो कि चुनावी प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, जो पार्टी में जो एक पॉलिटिक्स है वो होती रहती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि अगर हम पॉलिटिकल कंपटीशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे की शिकायत करना, तो चुनावी दौर में बेसिकली ऐसा होता रहता है कि एक जो नेता है वह दूसरे के लिए क्या कर रहा है, जो भला बुरा है वह बोल रहा है, भले ही उसने कोई बहुत अच्छी स्कीम लाई हो, बट एक जो पार्टी है वह दूसरे के खिलाफ बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की जो चीजें हैं बच्चों वह लगातार होती रहती है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या अच्छी है या फिर नहीं है, तो आप देखेंगे कि देखो समटाइम्स तो आप देखेंगे कि चीजें जो है वह पॉइंटलेस भी है, समटाइम्स आप देखोगे कि ये जो बेढंगी लड़ाई है इसमें अच्छे लोग उतरना नहीं चाहते, अच्छे लोग या फिर इंटेलेक्चुअल जो पीपल है वह राजनीति से क्यों दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पता है कि भाई एक दूसरे के ऊपर सिर्फ कीचड़ ही तो उछालना है। राजनीति में आप देखेंगे कि केवल दो सिद्धांत रहते हैं, एक तो है कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से उसमें आपको एंट्री मिल जाए, और सेकंड है एक बार अगर उसमें आप चले गए, एक बार अगर आप किसी भी तरह से घुस गए राजनीति में, तो फिर उसी में कैसे बने रहना है उसके लिए हर तरह के हथकंडे को अपनाया जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं वह चलती है, और इसलिए एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो कि अपनी इज्जत को, अपनी चीजों को के लेकर ज्यादा क्या कहना चाहिए, ज्यादा पॉसेसिव है, वह दूर रहता है इन सब चीजों से, ठीक है। वह क्या कह रहा था, वह दूर रहता है इन सब चीजों से। तो बेसिकली जो चुनावी प्रतिद्वंदिता है इसमें क्या है, नियमित चुनावी मुकाबले का जो लाभ है वह राजनीतिक दलों और नेताओं को ज्यादा मिलता है, ठीक है। और साथ ही देखो उनको ये भी पता रहता है कि अगर आपने कोई ऐसा इशू उठाया जो कि लोगों को अच्छा लग रहा है, आपने क्या किया, कोई ऐसा मुद्दा उठाया, जैसे कि अभी लोग भाई चाह रहे हैं, आप देखोगे कि कोई जो पार्टी है वह किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों को, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को टारगेट कर रही है कि अगर ये फैसला हमने ऐसा दे दिया तो ये हमें वोट नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीजें क्या है, बस इसी को हम पार्टी पॉलिटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपने अगर उन मुद्दों को उठाया जिसे लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपकी जीतने की संभावनाएं जो है वह ज्यादा रहती है, ठीक है। ऐसे में आपकी जीतने की जो संभावनाएं हैं वह ज्यादा रहती हैं। और लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसी पार्टी है जो केवल और केवल शासन करने के लिए आई है, जनता की भलाई से उसे कोई मतलब नहीं है, पब्लिक वेलफेयर से उसको कोई मतलब नहीं है, तो एक समय के बाद जनता आपको वोट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पॉलिटिकल कंपटीशन होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि हमारी प्रणाली क्या है, ठीक है। प्रणाली इन द सेंस फ्रेंड्स कि शुरू से लेके लास्ट तक हमारी प्रणाली क्या होती है और कैसे जो है वह लोग चुने जाते हैं, ठीक है। चुनाव की जो हमारी प्रणाली है वह क्या है और कैसे जो है लास्ट में हमें एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद, और या फिर हमारा जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक विधायक जो है वह मिल जाता है। इसके लिए क्या एक पूरी जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है वह होगी। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम चलते हैं, सबसे पहले क्या होना चाहिए बताओ सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो देखो जहां पर चुनाव कराने हैं, जहां पर चुनाव कराने, मान लो मुझे इस जगह पर चुनाव कराने, तो अब कैसे यहां पर आप लोगों को खड़ा कैसे करोगे, या फिर यहां से कितने लोगों को चुना जाना है, सबसे पहले ये जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा कि आपने ऐसे जो निर्वाचन क्षेत्र हैं इनको चुन लिया, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र का फैसला कर लिया कि यहां पर हमने लोकसभा के लिए कितने 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको बना दिया। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी निर्वाचन जो क्षेत्र है, इनका क्या मतलब होता है, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कि पूरे देश को कुछ भागों में बांट देना चुनाव के आधार पर, ठीक है, ताकि हम वहां से एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सीट को घोषित करेंगे, वहां से एक व्यक्ति जो है वह चुनकर आएगा। तो इस तरीके से हमने, ये हमारा पहला कदम होगा। अभी शॉर्ट में समझो, फिर हम डीप में भी चलेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड, देखो कि हमने यहां पर ये कर दिया,
कि हमने सबसे पहले पूरे देश को कुछ भागों में बांट दिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लोकसभा का यहां पर एग्जांपल दिया कि लोकसभा में 543 जो है वह निर्वाचन क्षेत्र है ऑल ओवर। अब सेकंड देखो, सेकंड आप क्या करेंगे, तो सेकंड में फ्रेंड्स, सेकंड आपका जो कदम था वो था इससे एक कदम आगे। सोसाइटी में हो सकता है कुछ ऐसे वीकर सेक्शन हो जो जिनके पास उतना एजुकेशन नहीं है, जिनके पास उतना पावर नहीं है, और जिन सेक्शन के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है, तो आसानी से एक पावरफुल व्यक्ति जिसके पास पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक पावर है, वह बहुत आसानी से उसको पीछे हटा देगा। उसको फोन करके धमकी दे दी कि अपना जो नामांकन है वह वापस ले लो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि कुछ ऐसी जो सीट्स है उन्हें रिजर्व कर देना, वीकर सेक्शंस को, इन्हें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने निर्वाचन क्षेत्र तय कर लिए, ये फर्स्ट था आपका। हिंदी में भी समझ लो, क्योंकि पढ़ते लिखते तो सुनते तो हो गई हिंदी में, है ना। तो देखो फ्रेंड्स, ये तो आपका फर्स्ट था कि निर्वाचन क्षेत्र आपने बना लिए। अब इन निर्वाचन क्षेत्र में से क्या हुआ, कुछ ऐसे वीकर सेक्शन होंगे, कुछ ऐसे वीकर सेक्शंस होंगे जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ऐसे में समाज में, अब देखो मान लो हाशियाकरण आपने पढ़ा था, कितने बच्चों को मार्जिनलाइजेशन याद है, तो हाशियाकरण में मान लो ये वाले जो लोग हैं जो समाज में इस हिस्से पर है, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो इनके लिए आपको क्या करना है, आपने ऐसे क्षेत्रों में जहां आपने देख लिया कि SC ST OBC एंड बाकी ऐसे जो परसेंटेज है वह ज्यादा है, तो आपने यहां से जो सीट है वह SC ST की निकाल दी। और यूपीएससी ने यहां से एक क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगी, लेकिन यहां पर भी बता देती हूं, आपको याद रहेगा कि SC ST जहां से सीट है वहां पर केवल वही व्यक्ति नामांकन दाखिल कर सकता है जो व्यक्ति इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से है जिसकी की सीट आई हुई है। ठीक है, तो ये बात सही है। तो आपने वीकर सेक्शंस के लिए कर दिया। अब आगे देखो, आगे जब हमने ये तय कर दिया कि चुनाव क्षेत्र क्या होगा, और आपने ये तय कर दिया कि इसमें रिजर्व क्या होगा, अब इस पूरे ऑल ओवर के लिए ये भी तो तय करोगे कि अब वोट कौन देगा। तब हमने क्या किया बच्चों, हमने वोटर लिस्ट तैयार की। ठीक है, तो हमने तीसरे में क्या किया, हमने एक मतदाता सूची बनाई कि भाई वोट कौन देगा और कौन नहीं। इसके लिए हमने एक मतदाता सूची जो है वह बना ली। याद रखना, हर 5 ईयर पर इसका फुल्ली जो अपडेशन है वह होता है। बीच बीच में भी जो लोग वहां से चले गए हैं किसी दूसरी जगह पर, उनका भी जो नाम है वह चेंज होता रहता है। जैसे मान लो जो बच्चे दिल्ली पढ़ने आ गए, फिर लंबा समय हो गया, 5 साल 10 साल उसके बाद यही सेटल हो गए, तो उनका जो नाम है उनकी जगह के वोटर लिस्ट से संशोधित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फोर्थ देखो क्या होगा कि जब ये तय हो गया कि क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये तय हो गया कि इसमें से आरक्षित कौन कौन से हैं, ये तय हो गया कि वोट कौन देगा, अब क्या तय होना बाकी है कि जिन्हें चुना जाना है उनका नामांकन तो आए, वो आखिर अपना नामांकन भरे। ठीक है, कि इस क्षेत्र में से जिसको अपना चुनाव लड़ना है, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, उम्मीदवारों का नामांकन, कि आखिर चुनाव लड़ेगा कौन, किसको फाइट करनी है। ठीक है, वो आगे आएगा। तो ये हो गया आपका 4। अब 5 देखो, नामांकन भरा गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मान लो कोई एक डेट तय हो गई, डेट तय हो गई मान लो 15 दिसंबर। अगर 15 दिसंबर या 15 जैन अपडेट तय हो गई कि जिन जिन लोगों ने ये भरे हैं, इस स्थिति को अब जो है आपकी वोटिंग होगी। तो उसमें क्या होना, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। तो आपने क्या किया, अस्थायी रूप से, ध्यान से सुनना, जैसे कि ऐसा नहीं है कि अलग से ये पोलिंग बूथ है जो आप सुनते हैं। आप जिस दिन चुनाव होता है उस दिन छुट्टी हो जाती है स्कूल की, कॉलेजेस की, तो आप देखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी ऑफिसर्स है, और जैसे स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, इस तरह के जो पोलिंग बूथ है, इस तरह के लोगों को, इस तरह की जो बिल्डिंग्स है उनको अस्थायी रूप से, याद रखना, अस्थायी रूप से आपने पोलिंग बूथ में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट कर दिए। यहां पे जो पोलिंग है, ठीक है, यहां पर जो है वो वोटर आया, वोट देकर चला गया। ठीक है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी हम ईवीएम से वोटिंग करते हैं, तो यहाँ पर आगे हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये हो गया, ये चौथा हो गया था कि नामांकन भरना। अब 5वां हो गया इसमें कि भाई पोलिंग एंड काउंटिंग। फिर उसके बाद मतगणना हो गई भाई, कुछ समय के बाद जो आपको वोट करने का समय दिया गया था, उसके बाद मतगणना हो गई 15 दिसंबर की। चलो अब 30 दिसंबर जो है इस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो वो काउंटिंग हो गई, मतगणना हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, मतगणना हो गई। अच्छा, एक बात और सुनो, इसके पहले, है ना, इसके पहले एक बात और होगी, ये 5वां नहीं, ये 6ठा है। क्यों, क्योंकि इसके पहले
हमारी पार्टी अच्छी है। अब यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन भी तो होगा, तो पॉलिटिकल कंपटीशन अगर होगा तो इस 4th के बाद फ्रेंड्स 5 ये आएगा आपका इलेक्शन कैंपेन, ठीक है, चुनावी अभियान। अब चुनावी अभियान का मतलब क्या है? चुनावी अभियान का मतलब है कि हम अच्छे हैं, सामने वाला खराब है, अगर हम आते हैं, ए पार्टी जो है वह जीतती है तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे, है ना, हम इस तरीके के काम करेंगे, हम एजुकेशन पर काम करेंगे, हम सबको बिजली मुफ्त देंगे, हम सबको पानी मुफ्त देंगे, हम अस्पताल का जो निर्माण है वह कराएंगे, हम स्कूल का निर्माण कराएंगे। किसी ने कहा, जैसे आप देखेंगे तमिल की एक पार्टी थी जिसने कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो जो भी महिलाएं हैं उनको एक पर्टिकुलर एक जो बेस पे है वह तैयार हो जाएगी, जो भी होगी 10 या 15,000 मतलब हर महीने मंथली जो है उनको पे किया जाएगा, ताकि उनके जो घर के काम है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ऐसी गवर्नमेंट आएगी। तो इस तरह के क्या है कि किसी ने कहा कि स्वतंत्र भारत का नारा दिया, किसी ने कहा कि ठीक है गरीबी हटाओ, आपने इस तरह के नारे सुने ना, किसी ने कहा गरीबी हटाओ। तो इस तरह से लोगों ने क्या किया, ये चुनावी अभियान जो है आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो एक सरगर्मी है, आप न्यूज चैनल कभी भी खोलना, जब वोट ये आपका ये जो चुनावी माहौल, इसे लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता है। चुनाव क्या है? लोकतंत्र का त्योहार है, ठीक है। और यहां पर इस त्योहार में ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वह भाग नहीं लेते, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का मानना है। जितने ज्यादा पढ़ लिख गए उतना इस चीज से दूर हो गए, उन्हें लगता है उनके वोट का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो जाकर वोट नहीं दे रहे। आप देखेंगे गरीब लोग जो है वो ट्रैक्टर से भर के आएंगे, लेकिन सारे आएंगे और अपना वोट करके जाएंगे, चाहे वह किसी प्रलोभन की वजह से हो या फिर उनको ज्यादा जरूरत है कि कोई व्यक्ति आए उनके कल्याण के लिए काम करे। लेकिन जो ऑलरेडी हो गया उसको जरूरत नहीं है तो वो इस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि चुनावी अभियान जो है वो क्या होगा कि अब ये बताना कि प्रतिनिधि जो है वह कौन कौन होंगे, वह किस तरीके से सरकार बनाएंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, उनकी नीतियां क्या होगी, लोगों को वह पसंद आएंगी नहीं आएंगी। तो लोगों को एक तरह से खुद को पसंद करवाना है ना, लोगों को क्या करना, खुद को पसंद करवाना। तो यहाँ पर एक अवसर लोगों को दिया जा रहा है कि देखो हम ये जो पॉलिसीज है वह लेकर आएंगे और इसलिए आप हमें ही वोट दो। कोई पर्टिकुलर एक नारा बना लिया, जैसे कि मैंने कहा कि 1977 में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे तो उसमें जो जेपी नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने जनता पार्टी, उनके नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र को बचाओ। क्योंकि आप देखेंगे कि उस वक्त की जो इमरजेंसीज थी, आपातकाल जो लगाए गए थे, उसमें डेमोक्रेसी जो है वह काफी उसका डिग्रेडेशन हुआ था, उसकी वैल्यूज का। तो यहां पर क्या है 1971 में देखो, जैसे कि इंदिरा गांधी की जो नेतृत्व वाली सरकार थी, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। वही 77 में जेपी नारायण क्या कहते हैं, सरकार लोकतंत्र बचाओ, ठीक है। वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने कहा कि भाई जो किसान है हम उनके लिए काम करेंगे। तो इस तरह के जो नारे हैं वह बीच बीच में दिए गए, वही चुनावी अभियान थे। अब चुनावी अभियान बंद हो गए, अभी हम ये समझेंगे कि चुनावी अभियान जो है कितने कितने ड्यूरेशन के बीच में, बहुत कम समय मिलता है चुनाव अभियान के लिए, और एक पर्टिकुलर डेट के पहले उसको बंद करा दिया जाता है ताकि लोग जो है वह अपने दिमाग से सोच सके। प्रोसेस तो अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, लेकिन जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, फ्रीवेज तरह की जो चीजें होती है, चुनाव में धांधली होती है, फर्जी वोटिंग होती है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स है। और इन्हें कैसे सुधारा जाए इसके लिए कमेटीज है, रिपोर्ट्स है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5th हो गया एंड ये लास्ट हो गया बच्चों की। अब काउंटिंग हो गई, फाइनली पता चल गया कौन जीता है, अब वो जाके गवर्नमेंट बनाएगा, सरकार बनाएगा, ठीक है, लोकतंत्र में और विधानसभा में। तो इस तरह से ये हमारा चुनावी सिस्टम हो गया, समझे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया, जिसको कि निर्वाचन क्षेत्र कहा। निर्वाचन क्षेत्र में से कुछ हमने वीकर सेक्शंस के लिए पॉइंट रिजर्व कर दिया, ठीक है, उसको हमने आरक्षित क्षेत्र कहा, फॉर एग्जांपल SC ST। फिर उसके बाद हमने तय किया कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा, तो वोटर लिस्ट बना ली। और उसके बाद हमने देखा कि भाई कौन लड़ेगा, अब तो नामांकन पत्र भरवा लिए। उसके बाद हमने देखा कि भाई किसको क्या करना है, क्या उसकी पॉलिसीज होंगी, लोग उसे पसंद करें जाने, इसके लिए चुनावी अभियान हो गए कि भाई गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ठीक है, स्वाभिमान बचाओ, इस तरीके से। और फिर उसके बाद जो है वह मतदान हुआ, मतगणना हुई, और इसके बाद जो है प्रॉपर एक गवर्नमेंट जो है वह फॉर्म हो गई। तो ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सिस्टम हो गया। अब क्या हम इन सभी बातों को थोड़ा सा नोट्स बनवा दूं मैं आपके, ये तो आप समझ गए एक पॉइंट में, ठीक है। आपको अगर अब लिखना हो कि हमारी चुनाव की प्रणाली क्या है, आई होप आप सभी लिख पाओगे। अब देखो इन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा सा एलोब्रेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहले मैं विस्तार से पढ़ा दूं या एक दो क्वेश्चंस करा दूं? चलिए एक दो क्वेश्चंस देखो।
कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाए हैं वो क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिगार्डिंग द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है इनकरेक्ट जो है वह कौन सा होगा, इनकरेक्ट जो है वह कौन सा होगा जो आपके निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसके बारे में। तो 1 2 3 यहाँ पर 3 सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस आपसे कहता है, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, भारतीय संविधान में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के आकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और लोकसभा चुनाव के लिए देश को 545 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक गांव को कई वार्ड में बांटा गया है जो कि निर्वाचन क्षेत्र कहे जाते हैं। द साइज एंड शेप ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में ये बात कही गई है क्या? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि ये जो बात है भारतीय संविधान में नहीं कही गई है, और अगर नहीं कही गई है तो फिर कहां पर है? तो आपने डेलिमिटेशन कमीशन सुना होगा, नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, मैं बता देती हूं। डेलिमिटेशन परिसीमन आयोग, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब तक 4 बन चुके हैं, देख लीजिएगा कब कब बने थे। तो परिसीमन आयोग हर जनगणना के बाद एक व्यवस्था करता है कि जो पूरा देश है उसको चुनाव के हिसाब से बांट लिया जाए और कोशिश की जाए कि जो जनसंख्या है ना वो लगभग एक सी हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 लाख लोग हैं इस निर्वाचन क्षेत्र में और यहाँ पर 10 लाख लोग हैं। तो यहाँ पर एक जो प्रतिनिधित्व है लोगों के बीच पे उसे लगभग अनुपात को बराबर किया जा सके। सो दैट्स व्हाई जो डेलिमिटेशन कमीशन है, याद रखना आर्टिकल 82, ठीक है, इसमें कहा गया है कि साइज एंड जो शेप है ये मेंशन किया गया भारतीय संविधान में, ये मेंशन नहीं किया गया, ये बदलता रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 में एक आयोग की बात की गई है जो ये काम करेगा, सीधी बात इसकी नहीं की गई है। ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखोगे इस बात को कि क्या भारतीय संविधान में सीधी बात कही गई या नहीं। अब नेक्स्ट देखो, लोकसभा इलेक्शंस की अगर हम बात करें, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हमने 543 जो निर्वाचन आयोग है ये लोकसभा के लिए बनाए। ठीक है, 543 आपके निर्वाचन क्षेत्र, नोटा आयोग, निर्वाचन क्षेत्र, हम आयोग की भी बात करेंगे वो एक ही है, 543 सीट्स होंगे। ठीक है, तो जनरली हम ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है निर्वाचन क्षेत्र, हम इसको सीट के नाम से भी बुला सकते हैं। सीट के, अच्छा वहां से 1 सीट है, इस क्षेत्र से 2 सीट है, तो इस तरीके से भी निर्वाचन क्षेत्र जो है इनको अक्सर लोकप्रिय भाषा में सीट कह दिया जाता है। ईच विलेज इज डिवाइड इनटू सेवरल वार्ड, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चूंकि फ्रेंड्स आपका याद रखना इनकरेक्ट पूछा था, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। ठीक है, तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन था ये कहां से था? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। चलो आप समझते हैं कि आखिर ये जो है वह है क्या। ठीक है, इसी पर बता दूं या व्हाइट पेज ले लूं? चलो इसी पर बता देती हूं। सबसे पहले देखो कि जब हम हमारे सिस्टम के फर्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र, तो निर्वाचन क्षेत्र है क्या? याद रखना ये हमारा प्रोसेस का फर्स्ट जो चरण है वह हो गया। इसमें हमने देखा कि हमने पूरे देश को कई भागों में बांट दिया और वहां से जो सीट है या क्षेत्र है वह बना दिए। ठीक है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। तो हमने यहां पर ये पॉइंट्स भी लिख लेना, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट एरियाज हमने क्यों बांटे? तो इसका क्या उद्देश्य था? ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट था इसमें पर्पस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के लिए चूंकि हमें वहां से सीट निकालनी थी, कितने लोगों को उस जगह से चुना जाना है, इस देखो पता है कई तरह के जो पूरे विश्व में आप देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, कई तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं इस तरह के निर्वाचन क्षेत्रों को बनाने के लिए। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने अपने देश को कई भागों में बांट लिया और वहां से जो सीट्स है वह निकाल दी। कई देशों ने जानते क्या किया कि पूरे जो क्षेत्र है उसको
एक ही माना और उसमें से अलग अलग तरीके से जो लोग हैं या सीट है उन्होंने चाहे जनसंख्या के अनुपात से हो या क्षेत्र के अनुपात से हो निकाला। तो अलग अलग देशों में निर्वाचन क्षेत्र को बनाने का जो तरीका है, सेट करने का जो तरीका है, साइज एंड शेप का जो तरीका है वह अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर दो बातें हमने समझ ली कि निर्वाचन क्षेत्र जो है वह क्या है और क्यों है, और साथ ही हमने ये भी जाना कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 में क्या है आपका परिसीमन आयोग, इसको कहा जाता है परिसीमन आयोग, डेलिमिटेशन कमीशन, जो ये काम करता है। ठीक है, डेलिमिटेशन कमीशन जो है वह ये काम करेगा और हर जनगणना के बाद ये इस काम को करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, दो बातें और समझो कि अब लोकसभा और राज्यसभा के राज्यसभा नहीं लोकसभा, तो यहां पर हमने सबसे फर्स्ट तो लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र बनाए, आगे हम देखेंगे कि जब रिजर्व किया तो इस सीट में से कितने लोकसभा के लिए हमने 543 इस तरह के जो क्षेत्र है उसको बांटा। ठीक है, और वही जब हम सेकंड बात करेंगे, अच्छा ये याद रखो कि लोकसभा में इस एरिया से, एक एरिया से जो जीतेगा वह कौन होगा, एमएलए या एमपीज, डेफिनेटली एमपीज है ना, उसको हम सांसद सदस्य कहते हैं, सांसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम उसको सांसद सदस्य कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और ठीक वैसे ही हमने जब स्टेट लेवल पर किया तो जो स्टेट लेवल पर जो विधानसभाएं थी, स्टेट लेवल पर, ठीक है, जो विधानसभा थी यहां का जो, इसको कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा तय नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र है, अलग अलग उनकी संख्याएं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विधानसभा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या किया, इसका जो एरिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज था, इससे जो चुना गया उसको हमने एमएलए कहा, उसको हमने एमएलए कहा, एमपी नहीं एमएलए है ना, यानी विधायक कहा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, हिंदी में एक वर्ड लिख दूं, विधायक, बुरा मत मानना इस शब्द का, नहीं तो कम मैम हिंदी में क्यों लिखवा दिया, तो ये सांसद, ये विधायक, आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका निर्वाचन क्षेत्र। अब आगे चलो, दो रूल्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दो रूल्स मैं आपको बताऊंगी। ये देखो, इस तरह के निर्वाचन क्षेत्रों की हमने बात कर ली, डेलिमिटेशन कमीशन की बात कर ली। अब देखो दो रूल्स है। फर्स्ट जो कि आपसे कहता है कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने चाहिए इन सभी में, और अगर आपका जो इलेक्शन है, जो प्रणाली है वह डेमोक्रेटिक आपको रखनी है तो उसमें क्या करना होगा आपको, 1 वोट 1 वैल्यू, एक रूल हो गया। सेकंड आपका है फ्रेंड्स कि जब हमने यहां पर निर्वाचन क्षेत्रों की बात की, जो हमने ये एरियाज डिवाइड किए थे ना, जो डेलिमिटेशन कमीशन के द्वारा अंडर आर्टिकल 82 में जो बात कही गई है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वह परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, दो बातें, तो यहां पर फर्स्ट तो ये हो गया कि 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हो। एंड सेकंड क्या है, जब हम एरियाज की बात करेंगे तो रफली क्या होना चाहिए, आपकी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो रफली इक्वल पॉपुलेशन उसकी होनी चाहिए। जो एरियाज आपने कहे तय किए गए ना, उसमें लगभग क्या है, एक जैसे, लगभग समान मात्रा में जो लोग हैं वह वहां पर हो। ठीक है, समान संख्या में, नोटा मात्रा, समान संख्या में जो लोग हैं वह होने चाहिए। चलिए, सो ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट। अब आगे देखो, अच्छा एक बात बताओ कि जो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, तो क्या एक लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में कई विधानसभा के क्षेत्र आते होंगे? सोचने वाली बात है ना। वैसे आप सभी समझते भी होंगे इस बात को कि हमने पूरे देश को अगर 543 में डिवाइड किया, अगर हमने पूरे देश को, ठीक है, अगर हमने, देखो ये लोकसभा की सीटें हैं जो कि आपको नहीं दिख रही होंगी, ये जो पॉइंट्स रखे गए किसमें कितनी है, तो हमने यहां पर क्या किया, पूरे देश को, ये लोकसभा की सीटें हैं, हमने 543 में डिवाइड कर लिया, 543 में डिवाइड कर लिया, और यहां से हमने अपने जो एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वह चुने। साथ ही साथ आपको यहां क्या याद रखना है कि हम एक
पार्लियामेंट में एक जो आपने ये सांसदीय जो क्षेत्र बनाया, ठीक है, इसका जो क्षेत्र होगा जहां से आप ये एमपी चुन रहे हैं, इसमें कई कई जो विधानसभा एरियाज है वह आते हैं, सेवरल विधानसभा एरियाज। ठीक है, कई कई विधानसभा जो क्षेत्र है, एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कई कई विधानसभा जो क्षेत्र है वह आते हैं। तो यहां पर हमने समझा अभी तक कि लोकसभा के स्तर पर ऐसा होता है, स्टेट में भी ऐसा हो गया। अब तीसरा इसी में है फ्रेंड्स, ये दो हो गए, और इसी में थर्ड क्या है कि अगर हम लोकल लेवल पर कहें तो लोकल लेवल में भी जो अर्बन एंड रूरल बॉडीज होती है, यहां पर भी इस तरह के जो क्षेत्र है वह डिवाइड किए जाते हैं पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज में। पंचायतों की हम बात करें, हम नगर पालिकाओं की बात करें, म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, ठीक है, तो इन्हें भी इलेक्शंस के लिए डिवाइड किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, विलेजेस को अलग अलग वार्ड्स में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्लियर। तो कई कई बार ये जो क्षेत्र है इनको सीट बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? ये जो क्षेत्र है इनको सीट बोल दिया जाता है। सीट, यहां से ये सीट है, वहां से वो सीट है, इतनी सीट आई है, इतनी सीट आई है। आपने जनरल भाषा में यही वर्ड सुने होंगे। आया ये पूरा समझ में कि जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस हमने समझी थी, ये जो फर्स्ट प्रोसेस हमने समझी थी कि सबसे पहले हमने इस तरह से इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो निर्वाचन क्षेत्र है, उसको हमने अलग अलग चुन लिया। इसी का जो ये विस्तार है वो ये है, और इसी का जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, तीनों बातों से हमने इसे समझ लिया। चलो अब आगे देखो, कहानी भी सुन ली हमने, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रिजर्व पे। देखो रिजर्व कुछ नहीं है बच्चों, इसी के आगे का एक कदम है। रिजर्व जो है वह कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। अलग से हमें कुछ नहीं समझता उसमें। अलग से क्या था कि हमने बस ये जो एरियाज यहां पर डिसाइड किए थे, ठीक है, हमने यहां पर जो एरियाज डिसाइड किए थे, इसी में हमने, चलो रिजर्व में आगे आपको बता देती हूं, यहां पर ही। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि इसमें कई विधानसभा क्षेत्र थे। अब देखो यहां पर ये लोकसभा की बात हो गई कि हमने 543 जो है वह उसमें डिवाइड किया था। अब रिजर्व में देखो कुछ बातें। पहले तो एक कंडीशन कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों हुई, कि आखिर जब हम रिजर्व की बात करेंगे, ठीक है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। तो सबसे पहली बात, आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों हुई, आवश्यकता क्या है इसकी, नीड क्या है। तो चूंकि हमने पहले भी समझा, ये जो जैसे पेज है, आप पेज का ये जो साइड एरिया है इसको मार्जिन कहते हैं। ऐसे ही ठीक सोसाइटी में कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जिसको हमने किनारे पे ढकेल दिया है कि बाकी जगह पे हम फैलेंगे, तुमको केवल कॉर्नर मिलेगा और कम संसाधन मिलेंगे, कम सुविधाएं मिलेंगी। उससे हमने हाशिएकरण, ये मार्जिनलाइजेशन के रूप में पहले पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों की नीड क्यों है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर ऐसे वीकर सेक्शंस है, कमजोर समूह है, वीकर सेक्शंस है, कमजोर समूह है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेज जो है ये काफी कम है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, पहुंच नहीं है। कहीं आपको लगता है एक गरीब आदमी आपका फोन करके ट्रांसफर करवा सकता है? नहीं करवा सकता। जिसके पास एजुकेशन का स्टेटस कम है, ठीक है, या फिर जिसके पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है, आप देख रहे उसके कॉन्टेक्ट है, चलो उससे हम ये करवा लेते हैं, ट्रांसफर करवा लेते हैं, प्रमोशन करवा लेते हैं। तो ये क्या है कि जब हम कॉन्टेक्ट की बात करें, गरीब आदमी की कहाँ पहुंच हो सकती है, क्या कॉन्टेक्ट बनाने के लिए चाहिए पैसा, चाहिए पावर। एक वीकर सेक्शन के पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। सो इसलिए हमें आरक्षित, इसलिए क्या हो कि एक ग्रुप जो है वह दूसरे पर कब्जा ना कर ले, दूसरे पर दबदबा ना कर ले, दूसरे पर अपनी निरंकुशता, अपनी तानाशाही ना स्थापित कर ले। इसके लिए क्या जरूरी है कि हम इनके लिए यहाँ पर रिजर्व जो सीट है वह ले आए। जहां पर हमने देख लिया कि इनका अनुपात ज्यादा है, तो वहां पर हम SC ST OBC या जो भी सीट है इनको प्रदान करें। ठीक है, ताकि ऐसे वर्गों की जो आवाज है वह भी मिल सके। तो हमारे संविधान निर्माता इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उस समय
उन्हें पता था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान किए जिन्हें कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा गया। ठीक है, अब देखो ये जो जैसे 543 है, अब रिजर्व में क्या है, ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जब हम रिजर्व की बात करेंगे तो इसमें एससी के लिए इस 543 में से 84 एंड एसटीज के लिए इसमें से 47 जो सीट है वह दी गई अकॉर्डिंग 2019 का ये डेटा है। अब बढ़ घट गई हो तो देख लेना, वैसे ये चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये रिजर्व है, क्योंकि अगर क्या है कि वीकर सेक्शन है, या मान लो हमने किसी 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 इस पॉइंट में या इस पॉइंट में ऐसे करके अलग अलग जो है वह सीट दे दी। ठीक है, कि यहाँ से एससी की सीट आएगी, चूंकि ट्राइबल्स जो है वह नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है, तो यहाँ से जो है वह ट्राइबल की सीट आएगी। ठीक है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजातियां ज्यादा है, अगर हम बिहार की बात करें, एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहाँ से एससी एसटी की जो सीट है इन पर्टिकुलर एरियाज में आएंगी। तो इस तरह की जो बातें हैं वह तय हो गई। आया समझ में? अब देखो इसी तरह का जो है लोकसभा का हो गया। अब ठीक इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या लोकल लेवल पर भी होता है। तो ये रिजर्व कहाँ कहाँ होगा? लोकसभा यानी देश के स्तर पर भी, इसके अलावा जिला स्तर पर भी, स्टेट लेवल पर भी होगा। ठीक है, स्टेट के अलावा जिला, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट के बाद लोकल लेवल जो है, पंचायतों की बात कर लो, फिर से म्युनिसिपैलिटीज की बात कर लो, इन सब में भी ऐसा होगा। तो यहां पर हमारी बात हो गई सेकंड की कि रिजर्व क्या है। अब हम थर्ड चलते कि वोटर लिस्ट क्या है। ठीक है, वोटर लिस्ट क्या है, अभी तक हमने समझा। जब इस बात का निर्धारण हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन है? बाय इलेक्शन का। अच्छा चलो, तो बाय इलेक्शन जो है, ठीक है, एक मैं आपको और बताती हूं। ठीक है, देखो जब हम सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ इलेक्शन की हमारे चुनाव की प्रणाली क्या है, तो हमने यहाँ पर इन 6 पॉइंट्स की बात करनी है। लेकिन इन 6 पॉइंट्स के पहले 2 बातें मैं आपसे बताना चाहूंगी, और ये कहां पर? इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, कि जब हम अपनी इलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, तो इलेक्शन प्रोसेस में क्या है फ्रेंड्स, आप देखो क्वेश्चन को पढ़ो जब तक मैं इस बात को समझा रही हूं। इलेक्शन जो प्रोसेस है, यहां पर याद रखना कि हमारे यहाँ 5 ईयर पर, 5 साल पर जो नियमित रूप से चुनाव है ये होते हैं। किस किस के? लोकसभा के एंड विधानसभा के। ठीक है, तो जो लोकसभा एंड विधानसभा के 5 साल में चुनाव हुए, इसको हमने कहा जनरल इलेक्शन। इसको हमने क्या कहा? जनरल इलेक्शन, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन कहा, आम चुनाव। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जिसको चुन लिया गया वो 5 साल तो एटलीस्ट वहां से खाली नहीं करेगा, तो इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था भी तो की गई होगी कि मान लो कब कोई एक सीट खाली हो जाए, तो अब ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में फिर से चुनाव कराएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या होगा? एक तो हो गया जनरल इलेक्शन, ठीक है, जब 5 ईयर पर हो रहा है लोकसभा विधानसभा का, एंड सेकेंड इसका क्या हो गया? सेकेंड इसका हो गया बाय इलेक्शन, उपचुनाव। बाय इलेक्शन, उपचुनाव। ठीक है, अब उपचुनाव क्या होगा कि मान लो कोई एक वैकेंसी हो गई, कोई एक रिक्त स्थान हो गया, चाहे वह डेथ की वजह से हो, चाहे वह किसी ने रिजाइन कर दिया हो, रेजिग्नेशन की वजह से हो, तो इन 2-3 बातों के आधार पर अगर मान लो पर्टिकुलर कोई एक सीट जो है वह खाली हो जाती है, ठीक है, एक ही सीट जो है वह खाली हुई, केवल 1 या 2, तो इसके लिए जो उपचुनाव है वह करा लिए जाते हैं। इन्हें ही बाय इलेक्शन कहा जाता है। इन्हें बाय इलेक्शन नहीं कहा जाएगा जो 5 ईयर में लोकसभा एंड विधानसभा के हो रहे हैं। सो इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन 2 बातें हो गई, और इसके बाद हमने उन 6 चरणों को समझा। अभी क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद बाय इलेक्शन। पूछा क्या है बच्चों? इसके बारे में पूछा है। ठीक है, इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर 1 constituencies टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ। ठीक है, किसी की मृत्यु के कारण अगर रिक्ति भरने के लिए केवल एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हो। इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर 1 constituency टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन। इस्तीफे के कारण अगर रिक्ति को भरने के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में होता है। और करेक्ट आपसे चूंकि पूछा था, सो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही जो है वह इसके सही आंसर हो गए। आगे समझ में? अब हम चलते हैं तीसरा और वोटर लिस्ट बनाते हैं। आरक्षित क्षेत्र हमने कर लिए, अब हम बनाते हैं वोटर लिस्ट। ठीक है, अच्छा पहले रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो कर लो एक आंसर क्वेश्चन। अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरक्षित क्षेत्र। फर्स्ट है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र उन लोगों के लिए आरक्षित है जो अनुसूचित जाति जनजाति या एंग्लो इंडियन है। ध्यान रखना,
कुछ शब्द जो मैंने अभी तक बोले नहीं उसको कंसीडर मत कर लेना। क्यों? यहां पर मैंने आपसे SC ST की बात की, मैंने कहा एंग्लो इंडियन आपसे बोला। आगे चलते हैं। ओनली पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन वोट फॉर द शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट। आपको ऐसा लगता है कि हमारे 1909 का या फिर 1919 का जो आपने मार्ले मिंटो या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की जब हम बात करते हैं उसके प्रोविजन हम आज लागू करेंगे आधुनिक भारत में, कि केवल एक कम्युनिटी अगर वहां से कोई सीट आई है तो उसी कम्युनिटी के लोग केवल देंगे? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि अदर रिलीजन वालों को अगर पार्टी खड़ी है तो आप वोट नहीं देंगे, अदर कम्युनिटी वालों को वोट नहीं देंगे, है ना? ऐसा कभी आपने महसूस किया है? अगर आपको ये गलत लगे या सही लगता है अगर आपको, तो आप ना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो कि क्या ऐसा हो सकता है। बहुत सारे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स जो एकदम कॉमन सेंस पर बेस्ड होते हैं। In many states, seat in rural and urban local bodies are now reserved for other backward classes as well. कई राज्यों में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में सीटें अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षित है। सो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सो देखो फर्स्ट, जब हम एंग्लो इंडियन की बात करते हैं तो इसमें SC ST शामिल है बट एंग्लो इंडियन शामिल नहीं है। ठीक है, एंग्लो इंडियन आपको पता होगा कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस जो हैं यानी जिनके माता या पिता जो है वे यूरोपीय वर्ग के हैं, यूरोपीय मूल के हैं, उन्हें एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। तो यहाँ पर चूंकि अकॉर्डिंग टू 2011 जो सेंसस आपका जनगणना हुआ था उसमें शायद 300 या 250 के आसपास इनकी संख्या है। तो जब हम 140 करोड़ है ऐसे में 300 लोगों के लिए 2 सीटें देना कहाँ का जस्टिस है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपका आई थिंक 104 है ना, 104 जो अमेंडमेंट है उसमें इस बात को, हाँ 104 ही है, जिसमें SC ST को का जो रिजर्वेशन है वह 10 ईयर के लिए बढ़ाया गया। और एंग्लो इंडियन का जो लोकसभा में ये 2 लोग जो है नामांकन नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था, इसको खत्म कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ओनली पीपल बिलोंगिंग टू द SC ST, केवल वही लोग वोट करेंगे। ये बात तो गलत हो गई भाई कि केवल SC वर्ग से खड़ा है तो केवल SC ही वोटर होगा। वोटर कोई भी हो सकता है। OBC से खड़ा है तो केवल OBC वोटर होगा। अरे भाई कोई भी हो सकता है वोटर, तो ये बात गलत है ना। तो यहाँ पर तीसरी बात बिल्कुल सही है। आपसे ऑप्शन नंबर ए जो है इसकी उम्मीद की जाती है कि आप इसको ही लगाएंगे। अब हम चलते हैं, पहले वोटर लिस्ट थोड़ा सा बता दूं आपको, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब हम वोटर लिस्ट की बात करेंगे, यही बताती हूँ क्योंकि बहुत कम पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। वोटर लिस्ट देखो, अब तक ये तय हो गया कि कौन सा क्षेत्र होगा, क्या सारी चीजें हो गई, ठीक है, आरक्षित क्षेत्र क्या हो गए। तो अगर अब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो ही गया है तो अब ये है कि अब हम ये देखेंगे हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। ठीक है, अब कौन वोट दे सकता है कौन नहीं, हम इस बात का निर्धारण करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो लिस्ट है वह बनाते हैं। एक लिस्ट जो बनाते हैं जो कि 5 ईयर पर अपडेट होती है, जो कि 5 ईयर पर इसको अपडेटेड किया जाता है। उन लोगों के नाम हटा दिए जाते हैं जो उस निर्वाचन क्षेत्र से हट गए हैं। तो यहां पर यह देखा जाता है कि आखिर एलिजिबल कौन है। ठीक है, आखिर अगर हम ये देखें कि योग्य कौन है, वोटर बनने के लिए योग्यता किसके पास है, तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ वोट देने के लिए क्या आयु और क्या टर्म्स है। कई बार बता चुके हम कि अगर हम फ्रेंड्स अगर हम योग्यता की बात करें तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बहुत बार समझा चुकी हूं, ये यूएफ टेक्निक मत समझ लेना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि 18 प्लस है वह वोटर बन सकता है। एंड सेकंड बात है कि कास्ट, रिलीजन या जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कास्ट, जेंडर या धर्म या रिलीजन, इसके आधार पर आप किसी को अयोग्य नहीं मान सकते कि वो वोट नहीं देगा बिकॉज ऑफ इन कारणों की वजह से। तो यहां पर 2 बातें हो गई कि एक तो किसी भी वर्ग का व्यक्ति वोट कर सकता है और दूसरी बात है कि कोई भी पृष्ठभूमि हो वो व्यक्ति वोट कर सकता है, डजेंट मैटर उसका एजुकेशनल बाकी क्वालिफिकेशन क्या है। और साथ ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या है कि एक निश्चित आयु प्राप्त सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क शब्द क्या है कि जब आप 18 प्लस हो जाते हैं तो वो वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत आपको वयस्क एडल्ट माना जाता है। तो यहाँ पर 18 प्लस, ठीक है, तो ये आपकी योग्यता हो गई। वोटर लिस्ट को 5 साल में जो है वह कर लिया जाता है। ठीक है,
पूरा अपडेट कर लिया जाता है। आई बात समझ में? अब हम चलेंगे नॉमिनेशन की तरफ, जो हमारा चौथा पॉइंट है। अब हम चलेंगे नॉमिनेशन की तरफ। अब हम नॉमिनेशन को समझते हैं, और नॉमिनेशन को हम क्वेश्चन से समझ ले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है नामांकन को लेकर, उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर, ठीक है। अच्छा चलो पहले एक पेज पर समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स ज्यादा है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट लिख लो जरा, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों का नामांकन। ये कौन से उम्मीदवार है? जिन्हें चुनाव लड़ना है वो उम्मीदवार है, ठीक है। उम्मीदवारों का नामांकन। तो जब ये तय हो गया, आप प्रोसेस को फिर से याद करो। जब हमने जो एरियाज है, ठीक है, जिसे हम सीट भी कह रहे हैं, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कह रहे हैं, ठीक है, अगर हमारी ये सारी चीजें तैयार हो गई, इसके बाद हमने इसमें से रिजर्व वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इसको भी हमने तैयार कर लिया, जो कि रिजर्व है। इसके बाद हमने देखा कि अब जो वोटर लिस्ट है वह क्या होगी। तो वोटर लिस्ट भी तय हो गई। अब लेकिन भाग कौन लेगा भाई, लड़ेगा कौन? सबसे बड़ी बात है कि अब चुनाव मैदान में फाइटिंग कौन कौन करेगा। तो ये फाइटिंग के लिए हमारे पास ये लोग आ गए, ठीक है, उम्मीदवारों का नामांकन। अब ये हमारी फोर्थ प्रोसेस है कि आखिर जो नॉमिनेशन है वह किसका होगा, कौन कर सकता है कौन नहीं, इसके लिए क्या कुछ रूल्स है, नहीं है, नॉमिनेशंस, ठीक है, इसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। चलो फोर्थ देखो। अब सबसे फर्स्ट देखो कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहां डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, हमारे यहां लोकतांत्रिक तरीके से हम जो चुनाव है वह कराते हैं, ये शब्द अपने आप में बहुत सारी चीजें, अगर हम डेमोक्रेटिक की बात कर ले कि डेमोक्रेटिक हमारे यहां इलेक्शंस है, तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की एक शर्त होती है, और वो शर्त है आपके पास रियल चॉइस होनी चाहिए, है ना। आपके पास क्या होनी चाहिए? सच में आपको जो विकल्प है वह मिलने चाहिए, रियल जो आपकी चॉइस है वह हो, और किसी पर भी चुनाव लड़ने का कोई प्रतिबंध ना हो, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सके, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शंस। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस किन्हीं किन्हीं कारणों से लगाई जाती है, ये बात आपको याद रखना है। अब देखो दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमने यहां पर देखा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, पहली कंडीशन हो गई कि यहां पर आपके पास रियल चॉइस हो, किसी भी उम्मीदवार पर कोई ऐसी अयोग्यता ना थोपी जाए कि वह जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। तो यहां पर एनीवन जो भी, अच्छा देखो अब मैं एक ऐसा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए वो सेंटेंस लिख रही हूं क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है। अब वो सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। ये सेंटेंस है बच्चों, एनीवन हु कैन बी अ वोटर, नहीं दिख रहा ना, डार्क हो गया, चलो कोई बात नहीं। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट। यूपीएससी ने यही लाइन पूछी थी, तो काफी बच्चों को लगा, ठीक है। देखो एनीवन हु कैन बी अ वोटर, जो भी वोटर है वो क्या है, वो कैंडिडेट भी हो सकता है, वो कैंडिडेट भी हो सकता है, ये बात कही गई यूपीएससी, ये बात पूछी गई थी यूपीएससी के द्वारा, तो बहुत सारे लोगों के द्वारा तुरंत ये बता दिया गया था, जबकि ये फैक्ट सीधा एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। इसके बाद इस चीज को आगे क्लैरिफाई किया गया है कि चूंकि वोटर बनने के लिए लेकिन आपको मिनिमम आयु जो है वह 18 प्लस चाहिए होती है, और आपको कैंडिडेट बनने के लिए मिनिमम जो आयु है वह आपको 25 ईयर चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन अब यहां दिमाग नहीं लगाना कि भाई उसकी आयु 18 ही होगी, हो सकता है कि यहां पर थोड़ा सा ये लॉजिक मत लगाओ, हो सकता है वो जो वोटर हो वो 26 का हो, तो वो वोटर कैंडिडेट बन सकता है ना। लेकिन यहाँ पे मिनिमम आयु का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आगे ये पूछ लिया जाता कि जो 18 वर्ष का कैंडिडेट, 18 वर्ष का वोटर है या 21 वर्ष का वोटर है वह कैंडिडेट बन सकता है इस तरह के इलेक्शंस में या नहीं बन सकता, तब जाके कुछ प्रॉब्लम होती।
लेकिन ये लाइन सीधी लिखी हुई है एनसीईआरटी में बच्चों, एज इट इज लाइन यूपीएससी ने उठा के पूछी है। एनसीईआरटी की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आया समझ में। अब ये देखो कि यहां पर हमने 25 ईयर एंड 18 ईयर का जो एक क्राइटेरिया है उसको डिसाइड कर लिया। अब आगे देखो कि जो उम्मीदवार नामांकन भर रहा है, ठीक है, जो भी उम्मीदवार जो है वह नामांकन भर रहा है, उसको क्या करना होगा, ठीक है, जो भी नॉमिनेशन कर रहा है तो उसे नामांकन एक जो पत्र है, जो लेटर है, ये भरना होता है, ठीक है। और याद रखना फर्स्ट बात, सेकंड बात है कि एक सिक्योरिटी के रूप में एक जो राशि है वह जमा करानी होती है, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। जमानत राशि कहते हैं ना, जमानत जब्त हो जाएगी, बस यही जमानत जब्त होती है। जमानत जो है वह क्या होगी, जब्त हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, दोनों शब्द आते हैं। तो एक जमानत जो राशि है, एक रकम हो सकता है 15,000 हो, 20,000 हो, डिपेंड करता है किस तरह का इलेक्शन, किस लेवल का इलेक्शन आप लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंटेस्ट एंड इलेक्शन की बात करें तो नॉमिनेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा और जो सिक्योरिटी मनी है वो डिपॉजिट आपको करनी होगी, ठीक है। साथ ही साथ नॉमिनेशन में एक लीगल डिक्लेरेशन आपको देना होगा। जो ये नॉमिनेशन आपने लेटर भरा था ना, इस लेटर में आपको एक लीगल एक जो डिक्लेरेशन है वो देना होगा। किस किस बातों का, तो 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। यह यूपीएससी ने पूछी भी है, इसलिए मैं यहां पर भी स्टार लगा। देखो चुनाव काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चुनाव से बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा है। और सोचो यही नहीं पूछा जाएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक लीगल डिक्लेरेशन जो है, वैध जो पत्र है, इसमें आपको सबसे पहला तो है कि अगर आपके खिलाफ कोई सीरियस, ठीक है, कोई सीरियस क्रिमिनल केस है, सीरियस कोई क्रिमिनल केस है, वो आपको बताना होगा। सेकंड है कि आपकी जो भी संपत्तियां है, आपकी वाइफ की, आपकी फैमिली की जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, जो भी दायित्व है आपके, जो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं फैमिली की, इसको डिक्लेयर करना होगा। एंड थर्ड, यहां पर याद रखना, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया कि आपको अपनी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है ये फिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात पर जोर भी दिया, ठीक है। तो आपको अपनी एजुकेशन जो, हालांकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि आप 12वीं पास ही होंगे तभी मंत्री बनेंगे। तो हम एक ऐसा देश है कि आईएएस जो है, अब हम आगे एग्जीक्यूटिव की कल बात करेंगे तब हम देखेंगे कि भाई परमानेंट एंड नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कितना फर्क होता है, ठीक है। एक आईएएस बनने के लिए, एक यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको कितना पढ़ना होता है, कितना घिसते हैं आप खुद को, तब जाके चमक पाते हैं वहां पर। और यहाँ पर एक 12th या 10th फेल भी जो है, आप 5th फेल भी है, तब भी आप सोच सकते हैं कि आप किसी भी पद को ले सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह के नेता बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4-5 बातें इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये नॉमिनेशन हो गया, आगे समझ में। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा व्यक्ति जिसको 5 साल की जेल हुई हो, 5 साल की जेल हुई हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उस पर प्रतिबंध है। लेकिन वो 5 साल नहीं है, वो 2 साल है। कुछ मायनों में ये जो संख्या है वह 2 साल है कि अगर 2 साल आपने कोई ऐसा केस, आपने कोई ऐसा कांड किया है, कांड वर्ड ज्यादा सही होगा, आपने कोई ऐसा जो क्रिमिनल आपके खिलाफ कुछ एक्टिविटी आपने की है, 2 साल से ज्यादा अगर आपको कारावास हुआ है, एक निश्चित तिथि के लिए, निश्चित तिथि नहीं, निश्चित समय के लिए, 5 साल 10 साल, अगले 10 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इस तरह के जो प्रोविजन है वह किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना। अब आगे चलो, अब हम देखेंगे लास्ट में। आओ पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। The person wishing to contest an election has to provide security money which shall never be forfeited. शैल नेवर बी फॉरफिटेड। चुनाव लड़ने का जो व्यक्ति है, इच्छुक व्यक्ति है, सिक्योरिटी मनी देना होगा, इसको जब्त नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट विशिंग टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। संविधान चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता का प्रावधान कर देता है। कर देता तो क्या नहीं था, है ना। लेकिन यहाँ पर जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कितने लोग ही इस चीज को फुलफिल कर पाते, कितने हमारे नेता, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो कितने, अगर एक वोटर के लिए तय कर दिया जाए कि आप वोटर तभी बनेंगे जब आप 10वीं पास होंगे, आप सोचो कितने सारे लोग बाहर हो जाएंगे इस प्रक्रिया से जो कि इस देश में रह रहे हैं।
और बनने वाली नीतियों का प्रभाव उन पर भी पड़ रहा है। तो इसीलिए बच्चों हमारे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, वोट देने के लिए एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, इस तरह के जो बैकग्राउंड है उसको नहीं माना गया है। ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड हो, आपका एजुकेशन हो, आपको अंगूठा भी लगाना आता हो, ईवीएम पे जाके आपको वही करना है। ठीक है, अच्छा आपने ये चीज नहीं देखा, जैसे आज आप देखोगे कि ठीक है आज भी हम अंगूठा ही लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, कॉर्पोरेट है, आप जाते हैं तो वहां पे पंचिंग मशीन होगी, पंच करना होता है आपका अंगूठा। आज भी बस हम कर दूसरे तरीके, पहले स्याही से लेकर करते थे, आज हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, चलो खैर वो दूसरी बात है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक क्वालिफिकेशन जो है तय कर दी गई है, दोनों ही गलत है। क्या पूछा था, कुछ नहीं पूछा, अच्छा करेक्ट पूछा था, सो नन ऑफ द अबव। क्यों, एक प्रोविजन है बच्चों, फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो सिक्योरिटी मनी आपके द्वारा दी गई है, अगर आपने एक डिसेंट वोट प्राप्त नहीं किया है, अगर आप फालतू में ही खड़े हो गए हैं, तब फिर क्या होगा, आपकी ये जो जमानत राशि है वह जब्त हो जाएगी। तो आपको एटलीस्ट जो वोट हुए हैं ना, न्यूनतम मतदान का आपको 1/6 है वह प्राप्त करना होता है। इफ अ कैंडिडेट गेट लेस देन 1/6 ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट की बात की गई है कि जो वैध मत है, ठीक है, अगर आपने वैध मत, वर्ड याद रखना, वैध मत का 1/6 हिस्सा अगर आपको नहीं मिला है तो फिर आपकी जमानत जो राशि है वह जब्त हो जाएगी। फिर आपकी ये क्या लिखा है, शैल नेवर बी फॉरफिटेड। ठीक है, तो याद रखना कि आपकी जमानत राशि क्या हो गई, जब्त हो गई, अब नहीं मिल रही वापस। 10,000 5,000 जो भी आपने भरे हो, कम होती हालांकि ये राशि। ठीक है, और शैक्षिक योग्यता तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। और अब तक हमने कहां तक बात कर ली, अब तक हम नॉमिनेशन तक आ गए, ये दो छोटे छोटे जल्दी हो जाएंगे। अब इलेक्शन कैंपेन की बात करते हैं। ठीक है, अब वोटर लिस्ट का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। प्रश्न है आपका, इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज who are eligible to vote is prepared much before the election। चुनाव के पहले ही ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली जाती है जो कि योग्य होते हैं चुनाव के लिए, वोटर लिस्ट जिसे कहा जाता है। इसके बारे में आपको 4 सेंटेंस दिए हैं। फर्स्ट कहता है कि जो अनसाउंड माइंड है, अस्वस्थ दिमाग के लोग हैं, ये राइट टू वोट ये इनको नहीं है। याद रखना बच्चों, बहुत ही रेयर सिचुएशन में ही आपको राइट टू वोट से वंचित किया जाता है। अनसाउंड माइंड, आप अगर पागल है शायद चुनाव भी लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और इसके अलावा याद रखना कि आप वोट भी दे सकते हैं। तो अनसाउंड माइंड का होना, राइट टू वोट आपको नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं भी योग्यता नहीं, क्योंकि आप देखोगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18+ हो, आपको इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेट, वहां पे कहीं भी नहीं लिखा कि आप अनसाउंड माइंड हो सकता है कि जब आप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को पढ़े वहां पर कहीं इस तरह का क्लॉज हो, मेन रूप से ये क्लॉज नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा एक क्वेश्चन और यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि राइट टू वोट आपका लीगल वोट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वोट। हालांकि यूपीएससी ने 2017 में यही माना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वोट है। यूपीएससी की बात करूं, मैंने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट आपको नहीं दिया, अब आप कमेंट करते रहना। सो बच्चों, अनसाउंड माइंड का होना, ठीक है, आप देखोगे कि जब एक अपराधी, आप जेल में रहकर भी कुछ लोगों ने जो है वह अपने चुनाव के नामांकन दाखिल कर दिए, हो सकता है जीत भी गए हो, तो जब इस तरह की अगर उनके लिए फाउंडेशन है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि एक जेल में जो व्यक्ति जिसे सजा हुई है वो वोट नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। नेम ऑफ दोज who move out of a place are deleted, उन लोगों का जो नाम है वह हटा दिया जाता है जो किसी स्थान से बाहर चले गए हैं, ये बात सही है। A complete revision of voter list take place every year। आपको लगता है 140 करोड़ जिस देश में रहते हो, अभी 141 करोड़ के आसपास हो गए हैं, तो आप अगर देखेंगे कि जहां पर इतने लोग रहे वहां हर साल रिवाइज करना पॉसिबल है, तो पॉसिबल बच्चों ये 5 ईयर पर ही है, 5 ईयर पर भी है, एवरी ईयर नहीं है। सो थर्ड यहाँ पर रॉन्ग हो गया, फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। और 4 क्या है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप देखेंगे ईपीआईसी, इसको पढ़ लेना एक बार, ईपीआईसी आपके लिए होमवर्क है। मतदान के लिए चुनाव फोटो पहचान पत्र की अनिवार्यता नहीं है, बिल्कुल सही। आपसे क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था, अब लगाते रहना। चलो अब हम आगे चलते हैं।
देखो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है समझा दिया, सारी चीजें लिखी हुई है, खूब अच्छे से पढ़ना और काफी अच्छे से रिवीजन कर करके याद कर लेना। वोटर लिस्ट क्या है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट क्या है, अगर आपको लिखना आए ना कि पूरा जो सिस्टम है वह क्या है, वर्तमान में क्या कमियां है, उस पर क्या सुधारो, अच्छे से कम 1000 शब्दों में लिख पाओ, इतना मैटर है आज की क्लास का। तो मेरा मेन फोकस रहता है बच्चों की आप मेन आंसर राइटिंग जो वह सीखे। अब हम बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन की, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन की। देखो कि जब हम इलेक्शन कैंपेन की बात करेंगे इसका मतलब क्या है, चुनाव अभियान का यह मतलब होता है उसी पे समझा देती हूं, है ना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। इलेक्शन कैंपेन का मतलब ये होगा बच्चों चुनाव अभियान का कि अब जो है कि एक फ्री एंड ओपन डिस्कशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक फ्री एंड ओपन डिस्कशन जो है वह होना चाहिए, किस चीज को लेकर कि आखिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वह कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्शन कैंपेन क्या है, एक फ्री एंड ओपन डिस्कशन है, फ्री एंड एक खुली चर्चा है, स्वतंत्र चर्चा, ओपन डिस्कशन किस बारे में, अबाउट हु इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अबाउट किस चीज के बारे में है कि जो भी उनके कमिटमेंट है, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है। फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज बेटर। हु इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, यही लिख देती हूं कि कौन आखिर अच्छा है उसके बारे में एक चर्चा। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है ताकि लोग जो है वह पसंद कर सके अपने प्रतिनिधियों को, उनकी पॉलिसी सुनकर कि हम जो है वह ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उनकी पॉलिसी सुनकर, उनके जो स्लोगन उन्होंने दिए हैं, जो नारे उन्होंने दिए हैं, गंदगी हटाओ, ये लाओ, फलाना लाओ, ए लाओ, बी लाओ, है ना, दैट मीन्स इस पार्टी को लाओ, सफाई कराओ, ये वाला लाओ, या फिर मतलब आपने इस तरह के स्लोगन बहुत सुन, गरीबी हटाओ, ये पार्टी लाओ। तो इस तरीके आपने स्लोगन सुने होंगे। तो ये यही चुनावी अभियान है कि कौन बेस्ट है। आप देखिएगा, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा पे ज्यादा लोगों को वो नहीं आता, कह रहे हम शिक्षा देंगे। शिक्षा से मतलब नहीं है, जिसके पास रोटी नहीं है उसको रोटी से मतलब है, जिसके पास हेल्थ नहीं है हेल्थ से मतलब है, पानी नहीं है पानी की सुविधा से मतलब है, उसको एजुकेशन नहीं चाहिए। आप देखोगे कि एजुकेशन का नारा शायद ही बहुत कम कहा कि भाई इस पार्टी को लाओ, साक्षर भारत बनाओ, इस तरह की चीजें आपने बहुत कम सुनोगे। क्यों, लोग उससे मोटिवेट ही नहीं होते। आज कोई आपसे कहेगा आप ग्रेजुएशन करके जो है वह सेटिस्फाई हो गए कि ग्रेजुएशन कर लिया, मतलब अब आप यूपीएससी जो देश की सबसे अच्छी एक डिग्निटी वाली एक परीक्षा है, आप उसको दे सकते हैं। अब आपको जरूरत ही नहीं है कोई आपसे कहे चलो मैं आपको एमकॉम करा देता हूं, चलो मैं आपको एलएलबी या फिर और भी जो डिग्रीज होती है आप पीएचडी करा देता हूं, फ्री में पीएचडी। कितने लोग करेंगे, कितने लोग करेंगे, गरीब का बच्चा करेगा, उसने तो ऑलरेडी उसने वो शर्त ही पूरी नहीं की कि आप पीएचडी के पहले आप यूजी पीजी कर लो तभी आप पीएचडी या फिर नेट क्वालिफाई कर लो, उसके पास वो चीज ही नहीं है, उसने अपना वो बेस ही नहीं बनाया। आपको हम फ्री में सबको डॉक्टर बनाएंगे। एक गरीब का बच्चा जो 5वीं के बाद ही नहीं पढ़ पाया, ऑलरेडी वो 21-22 साल का हो गया, वो कहां मोटिवेट होगा आपसे। तो आप देखोगे कि इस तरह की चीजें जो है वह नहीं कही जाती, गरीबी हटाओ, ये सारी बातें जरूर कही जाती है, बट ये कह देना कि हम साक्षर भारत बनाएंगे, हम आपको एजुकेटेड बनाएंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी वाला जो पर्सन है वह बना देंगे, रोबोट बना देंगे, इस तरह की बातें नहीं कही जाती। तो यहां पर क्या स्लोगन पॉलिसीज आप समझ पाओ, पीपल आर चांस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लोग अपनी पसंद के प्रतिनिधि, सरकार, नीतियों का चुनाव करने का अवसर मिले, यही है कैंपेन। क्लियर। अब देखो चुनाव प्रचार आखिर होता कब से कब तक है, चुनाव प्रचार होता कब से कब तक है, आपको याद रखना है 2 वीक का एक टाइम है। 2 वीक किस किस के बीच में, 2 वीक का टाइम है बच्चों, याद रखना। एक तो जब अनाउंसमेंट हो गया फाइनल लिस्ट का, जिन्होंने नामांकन भरा था ना नॉमिनेशन के बाद, तो फाइनल लिस्ट आ गई थी कि इतने बच्चे अब जो है वे इंटरव्यू देंगे, यूपीएससी का आ गया ना रिजल्ट। तो फाइनल लिस्ट के बाद बच्चों 2 वीक का जो टाइम है, द डेट ऑफ पोलिंग, जब आप जिस दिन बूथ पर जाके वोट डाल के आते हो, ठीक है, जब आपका उसके बाद आप देखेंगे कि अनाउंसमेंट और मतदान की जो तारीख होती है, डेट ऑफ, अगर हम वोटिंग की बात करें, इन दोनों के बीच में 2 सप्ताह का जो समय है एटलीस्ट, वो समय होगा 2 वीक पीरियड बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। ये
ठीक है। अब इसमें देखो एक आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सुना होगा कि कुछ ऐसी बातें निर्धारित की जाती है। कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो ये चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये कह दिया जाता है, आचार संहिता राजनीतिक पार्टियों को फॉलो करने के लिए कहा जाता है कि आप जैसे चुनाव प्रचार के दौरान आप किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर इन सब का यूज नहीं करेंगे, आप सरकारी मशीनरी का यूज नहीं करेंगे, ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। ठीक है। और चुनाव की घोषणा हो, पता चला कैंडिडेट जो है, चुनाव की घोषणा हो गई, तारीख आ गई, अब आपने कहा अब यहाँ से जो है लेके यहाँ से रेल चलेगी, यहाँ पे जो है वह हेलीपैड बनेगा, सीधा दिल्ली से उसका कनेक्शन होगा, आप 100 रुपए में जा सकते हैं। इस तरह की जो एक लोक लुभावन वाली घोषणाएं हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर स्ट्रिक्ट रूप से पाबंदियां लगाई है। स्ट्रिक्ट जो प्रोविजन है वह की है कि इस तरह की घोषणा आप चुनाव के दौरान नहीं कर सकते, आप चुनावी वर्ष में या उसके आसपास का एक समय निर्धारित कर दिया, आप तब नहीं कर सकते। आ गया समझ में? अब देखो आप और क्या क्या नहीं कर सकते। इलेक्शन लॉ क्या है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वह आप डरा धमका नहीं सकते, आप पैसा नहीं दे सकते। ठीक है। आप कोई धार्मिक जो चिन्ह है वो यूज करके उनका जो ब्रेन वॉश है वो नहीं करोगे कि हम इस धर्म की सरकार लाएंगे, इस कम्युनिटी की सरकार लाएंगे, इस चीज पर पाबंदी है। जैसे आपने हेट स्पीच वर्ड जो है वह सुना होगा। ठीक है। हेट स्पीच, आपको जो एक्शन है वह लिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। कि अगर आपने हेट स्पीच दी है। यूजिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, आप चुनावी अभियान में सरकारी जो मशीनरी है उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है। किसी भी ऐसे जगह का यूज नहीं कर सकते जो कि धार्मिक स्थल, धार्मिक चिन्ह का यूज नहीं कर सकते, वरना आपको बाहर फाउल भी किया जा सकता है, आउट किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से तो देखो कुछ स्लोगन जैसे कि गरीबी हटाओ, सेव डेमोक्रेसी, ये सारी बातें, प्रोटेस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, इस तरह की बातें जो है वह स्लोगन चुनावी प्रचार के दौरान किया जाता है। चलो आओ अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ डे इलेक्ट्रॉन ईवीएम मशीन की बात करते हैं। ईवीएम मशीन के बारे में यहाँ पर दो बातें कही गई। 2004 से भारत के सभी आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव में ईवीएम। अच्छा, आपने वन कंट्री एक देश एक चुनाव वर्ड सुना? एक देश, वन कंट्री वन इलेक्शन, क्या है ये? एक देश एक चुनाव आज से 2 साल पहले बहुत ही स्लोगन चर्चा में रहा था, खूब आया इसके बारे में, अभी भी बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे? एक अस्थिरता जो डेमोक्रेसी में बनी रहेगी, और यही इसकी कमी भी है, अस्थिरता होना। कुछ भी भूल मत जाना, सारी चीजें इंटरलिंकिंग है। ठीक है। तो एक देश एक चुनाव में क्या है कि जो आपकी लोकसभा है और जो आपके विधानसभा है, ठीक है, इन दोनों के जो चुनाव है वह एक साथ कराया जाए, यही एक देश एक चुनाव की बात जो है वह की जाती है। अब यहाँ पर हम जब ईवीएम की बात करेंगे, ईवीएम को 2004 में यूज किया गया था, बिल्कुल सही। सेकंड जो है कि मशीन जो है उम्मीदवारों का नाम, पार्टी का नाम और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह वह दिखाती है। आपको याद रखना, द मशीन शो नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द पार्टी उसमें नहीं रहता है, पार्टी सिंबल जो है वह रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट जो है वह सही है, चूंकि आपको क्या बताना था, इसमें करेक्ट बताना था, वन ओनली। अब देखो ईवीएम की थोड़ी सी चर्चा की जाए। आप देखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर इस तरह का आपको फोटो दिखेगा और उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे आपने सी विजिल सुना होगा। ठीक है। सी विजिल क्या है? आपने वीवीपैट सुना होगा। जो भी चीजें आपने करंट अफेयर में सुनी उन सबको कर लेना चुनाव से संबंधित। ठीक है। तभी एक अच्छा आंसर। सी विजिल क्या है कि अगर आपने कोई ऐसा तरीका देखा है कि भाई वो भ्रष्टाचार कर रहा है, चुनावी अभियान के दौरान उसने खाना बांटा है या पैसे बांटे हैं, आप उसकी शिकायत कर दीजिए, वहां पर जो एक्शन है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की, अब देखो कि इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है इसको लेकर चला था कि भाई जब बहुमत से कोई पार्टी जीत जाती है उसके पास दूसरी पार्टी कहती है कि शायद ईवीएम में मिस्टेक्स कराई गई थी, तो ईवीएम की जो वैधता है, आपने सुना होगा बैलेट पेपर, ये सारी चीजें है ना। तो ये सारी, जैसे वीवीपैट है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, और यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछा। देखो यूपीएससी बहुत चांद से क्वेश्चन नहीं पूछती, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। आप देखेंगे कि जो चीजें चल रही है वहीं से वीवीपैट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है कि आपने जब वोट दिया, ठीक है, आपने जब क्या किया, आप देखो यहाँ पर ये आप देखोगे कि यहाँ से आप वोट कर रहे हो, पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उसका नाम है, कैंडिडेट का नाम है, चुनाव चिन्ह, ये सारी चीजें यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर एक जो पर्ची है वह एक लगा दिया जाता है, ठीक है, जिसमें कि आपने जिसको वोट किया है वो आपको प्रिंटेड जो स्लिप है, ठीक है, ये 7 सेकंड के लिए आपको दिखेगी, उसके बाद एक बॉक्स में चली जाएगी। बाद में इसको देखा और मेजर किया जा सकता है, टैली किया जा सकता है कि किसने किसको वोट दिया, ये पर्ची है। और इस
पोलिंग बूथ से इतने इतने जो परसेंटेज लोग हैं इस पार्टी को दिए, तो एक वेरीफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस पे प्रश्न चिन्ह उठता है, और याद रखना कि इसको मैन्युफैक्चर किसने किया था, 1990s में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद के द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। वीवीपैट एक बार पढ़ लेना। इसके अलावा देखो एक नोटा का जो पॉइंट है कि नन ऑफ द अबव, हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो हमें क्या करो, एक और नीचे लगा दो नोटा। कब आया था ये, क्यों आया था, ये आपका होमवर्क है, ये सब आपका होमवर्क है, जो जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो आगे बच्चों, ऐसा क्या है कि एक लास्ट और कि पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट, वोटिंग आपने करा ली, उसके बाद जो है वह फाइनली क्या हो गया, मत जो काउंटिंग है, मतगणना है, वह हो गई, और उसके बाद लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक बनाता है, ठीक है। भारत में जो चुनाव है वह लोकतांत्रिक है, क्यों। सबसे पहली बात है कि देखो आपने अक्सर टीवी पर, न्यूज चैनल पर ऐसी बहुत सारी गड़बड़ी कुछ सुना होगा कि भाई चुनाव में जो है वह धांधली हो रही है ना। ऐसी सारी सूचनाएं आपने सुनी होगी कि जैसे मतदाता सूची में फर्जी नाम डाले गए हैं, अमिताभ बच्चन और सचिन का नाम जो है वह कई कई जगह है, मतलब बहुत सारी आपने ऐसी चीजें सुनी होगी। जो लोग है भी नहीं, अगर आप देखोगे और पता करोगे, सर्वे करोगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद है भी नहीं, उनके भी नाम उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। एक एक व्यक्ति कई कई वोट दे रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर शासक दल जो है वह सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वह बहुत धन खर्च कर रही है, चुनाव में धांधली, फर्जी, बोगस वोटिंग जो है वह कराई जा रही है, ये सारी चीजें आप सुनते हैं। तो ऐसे में क्या ऐसा है कि जो लोकतांत्रिक बनाएगा, तो सबसे फर्स्ट है एक स्वतंत्र चुनाव आयोग, ठीक है। क्या है, स्वतंत्र चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग भी बोल देते हैं, चुनाव आयोग, ये चुनाव की सारी व्यवस्था करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है हमारे यहाँ। फिर दूसरा हम कहेंगे लोगों की भागीदारी है, पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी, बट आई थिंक वो वर्ड सही नहीं है, पीपल पार्टिसिपेशन वर्ड ज्यादा सही है। तो लोगों की जो भागीदारी है ये डेमोक्रेटिक बनाती है, ठीक है। और तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, जो भी परिणाम होते हैं उनको स्वीकार किया जाता है, क्योंकि हमारा विश्वास है लोकतंत्र में, हमारा विश्वास है लोकतंत्र को चुनने, लोकतंत्र में जो सरकार काम करेगी और उस सरकार को किस तरह से चुना जाएगा, उस प्रोसेस में चूंकि हमारा विश्वास है। और यही बातें हैं, तीन बातें स्पेशली है कि एक तो हमारा स्वतंत्र चुनाव आयोग है, इसके इंडिपेंडेंसी के लिए ये स्वतंत्र रहे, इसके लिए कई प्रोविजन जो है हमारे संविधान में किए गए हैं। आप देखेंगे कि जुडिशरी का जो सिस्टम है, कैसे कोलेजियम सिस्टम है, जो भी हमारे जजेस है उनको चुनने का, ठीक। अच्छा, वो जुडिशरी वाली बात हो गई। तो यहाँ पर देखो इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करेंगे तो इसकी प्रॉपर जो व्यवस्था है वह की गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वह अकाउंटेबल नहीं होगा टाइप से, ठीक है। एंड सेकंड है, आप देखोगे कि पार्टिसिपेशन की जब हम बात करेंगे कि लोगों की भागीदारी है, अभी जो आपकी 17th लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें कितने कितने परसेंटेज है, वो परसेंटेज आपको याद करना है, ताकि करंट अफेयर में रिसेंटली जो भी चुनाव हुए उसमें फीमेल का परसेंटेज कितना रहा वोट का, इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में इस तरह के जो फैक्टर है आ जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस, ठीक है। आप देखते हैं एक्सेप्टेंस जानते हैं क्यों है, क्योंकि हो सकता है एक पार्टी जो कि पिछले 20 सालों से शासन कर रही थी, इसको 5 वोट मिलते हैं या फिर इसको 30% ही वोट मिलते हैं, अब कोई और पार्टी को जो है हम चुनते हैं, तो यहां से पता चलता है कि लोगों की जो एक्सेप्टेंस है वह इसको नहीं किसी और पार्टी को मिली, लोगों का एक विश्वास रहता है। अब देखो विश्वास कब नहीं है कि मान लो एक ही एक पार्टी जीत रही है, जबकि वो काम नहीं कर रही फिर भी वो जीत रही है, तो अब आपको शक होगा, नहीं होगा कि ऐसा तो नहीं चुनाव में धांधली हो रही है। तो अगर हम भारत में देखें तो बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कुछ बातें कि आप देखेंगे कि जैसे अमेरिका की हम बात करें, फॉर एग्जांपल यूएस, तो अमेरिका में शायद ही कभी ऐसा होता हो कि जो पार्टी सत्ता में है वो चुनाव हारती हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप देखें कुछ एक अपवादों को अगर आप छोड़ दे तो आपने देखा होगा कि जो हारी हुई पार्टी है, ठीक है, या फिर जो काफी समय से नहीं आ रही वो पार्टी भी काफी जीत जाती है, और एक पार्टी जो कि हार गई है वो अपनी हार को स्वीकार कर लेती है कि ये जनादेश है लोगों का, और वह दूसरी पार्टी को काम करने का अवसर देती है, सरकार बनाने का अवसर देती है। ये हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस है कि हम चुनावी नतीजों को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है इस बात।
तो आपको देखो, सबसे पहले हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की बात करें, कुछ पेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूं। और इसके पहले एक क्वेश्चन बताओ जरा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ठीक है, अगर हम एक लोकतांत्रिक चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है एवरीवन शुड हैव राइट टू वोट एंड एवरी वोट मस्ट हैव इक्वल वैल्यू। सभी को जो वोट है वह समान मूल्य का है। कैंडिडेट शुड फ्री टू कंटेस्ट द इलेक्शन, उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली, चुनाव जो है वह नियमित होने चाहिए। और द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पार्टी शुड गेट इलेक्टेड, पार्टी के द्वारा पसंद किए गए उम्मीदवार को निर्वाचित होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, पार्टी के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा? लोगों ने वास्तव में जिसको चुना है उसे ही निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी ना, तो ये तो गलत हो गया। ये तो गलत हो गया। अब आपको क्या आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका आंसर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखो, अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, बहुत पावरफुल है हमारे यहाँ, स्वतंत्र है, इसके बारे में आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉय, उसी प्रकार की स्वतंत्रता है जैसे कि न्यायपालिका को है। ठीक है। सेकंड है मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। when on election duty government officer work under the control of the election commission not the government। देखो, अगर कोई सरकारी अधिकारी जो है वह चुनाव ड्यूटी पर है तो ध्यान रखना चुनाव आयोग उसका ट्रांसफर कर सकता है। अगर वह ठीक से काम नहीं कर रहा उसको पनिशमेंट दे सकता है, पेनाल्टी लगा सकता है। और भी देखो, चुनाव ड्यूटी में आप देखें बहुत मुस्तैदी से, बहुत ज्यादा अकाउंटेबल होकर चुनाव ड्यूटी में जैसे कोई छुट्टी नहीं ले सकता। उसके पीछे क्या कारण है कि अब उस पर जो कंट्रोल है ना बच्चों, वह स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। अब वो अधिकारी चुनाव ड्यूटी में जो कर रहा है, इलेक्शन ड्यूटी में जो अधिकारी कर्मचारी लगा है, वह सीधे अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन है। समझ रहे हो? तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड बात जो है वह गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है ये आंसरेबल नहीं होगा सरकार के लिए। ठीक है, इसने जो गतिविधियां बाकी सारी चीजें अपनाई इसके लिए आंसरेबल नहीं होगा। 1 और 3 जो है वह इसमें सही है। आपको करेक्ट पूछा था, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेकंड में जवाबदेही वर्ड गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही है। चलो अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, थोड़ा सा वेबसाइट को जाके प्लीज आप सभी बच्चे देखेंगे। आपका होमवर्क है कि जो भी चुनाव आयोग से लेकर, चुनाव से लेकर जो भी करंट अफेयर है, चाहे हम ई वोटिंग की बात करें कि इलेक्ट्रिक, देखो मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से आएगा कि वर्तमान में आप देखोगे चुनाव में तो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग है, ठीक है, ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, बैलेट जो वोटिंग है वह कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और निर्वाचन आयोग के द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वर्तमान में क्या प्रयास किए गए और लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है। आई थिंक आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस क्लास के बाद लिख पाओगे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग बना हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे श्री राजीव कुमार जो है अभी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अब देखो 25 जैन को फ्रेंड्स हम मतदाता दिवस मनाते हैं, वोटर्स डे, मतदाता दिवस। क्यों? क्योंकि 25 जैन को ही जो स्थापना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वह हुई थी। ठीक है, चलिए देखो 2022 में ना 12वां है ना, 12th जो नेशनल वोटर्स डे है इसको सेलिब्रेट किया गया था 2022 में। ठीक है, 2022 में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो 2022 में ये 12वां 12th था। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है फ्रेंड्स कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन इसे बनाता, क्यों, ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है कि जो वोटर्स है उनको अवेयर करना, ठीक है, कि वोटिंग राइट्स जो है एक डेमोक्रेसी में चूंकि एक सिटीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक राइट होता है, आपको इसका यूज करना चाहिए। लोगों की भागीदारी कैसे बढ़े, जो ऐसे लोग हैं जो ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं जो इससे दूर भागते हैं, इलेक्शन से दूर भागते हैं, वो उनको आखिर कैसे हम
इलेक्शन में उनका जो पार्टिसिपेशन है वह हो सके, ये सारी बातें। तो ये करंट अफेयर है, थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ 3 बातें हैं। सबसे फर्स्ट क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है ये हमारा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। साथ ही ये जो डिसीजन है वह लेगा, जो कोड ऑफ कंडक्ट, आपने आचार संहिता की बाकी, अब आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता मतलब कुछ ऐसे दिशा निर्देश होते हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती है जो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चुनाव को शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो सारा डिसीजन है, जो सारा कंट्रोल है, वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो याद रखना कि यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट अगर किसी ने फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर पनिश करने का जो राइट है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही, गवर्नमेंट या जुडिशरी से नहीं कहेगा कि आप जाके पनिश करो, तो यहाँ पर राइट दिया गया है, ठीक है। साथ ही देखो कि जब आप लोगों के भागीदारी की बात करेंगे, पॉपुलर पार्टिसिपेशन या फिर हम पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात करें, तो यहाँ पर ये एक फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए। जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या हो, सभी की भागीदारी हो, ठीक है। अब देखो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट है कि आखिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है उसके लिए चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। देखो चैलेंजेस बच्चों बहुत सारे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। जैसे आप जो भी सोच सकते हैं अभी वर्तमान में, जैसे कि भाई घूसखोरी होती है, पैसा दिया जाता है, पैसे देके वोट खरीदा जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे आपको प्रोविजन, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिल जाएगी जिससे हमें ये समझ में आता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चैलेंजेस है। तो क्या चैलेंजेस और इससे हम ओवरकम कैसे हो, ये दोनों बातें आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन देती हूँ। मेंस का क्वेश्चन है, ये आप सभी को लिखना है। आई होप आप सभी कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चूंकि आज टाइम हो गया है तो आज फॉर्मेटिंग नहीं कराती हूँ, बट करा दूंगी। तो मेंस का क्वेश्चन है, आपको इसमें 250 वर्ड्स में लिखना है, और साथ ही मैं आपसे एक और पूरा चुनाव पढ़ के जो भी करंट अफेयर है ना, और जो भी आपका संसद टीवी पर जो भी चाहे ई वोटिंग हो या फिर ईवीएम को लेकर हो, ठीक है। संसद टीवी गवर्नमेंट का जो चैनल है, संसद टीवी, लोकसभा राज्यसभा की भी सारी डिटेल्स होती है। तो इसपे चुनाव को लेकर, इलेक्शन को लेकर जो भी अभी तक एपिसोड है वो सब सुनना, उनके शॉर्ट पॉइंट्स जो है वह नोट्स बनाना, याद करना, ठीक है। चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका करंट अफेयर है उसको याद करना, पिछले 2-3 साल का ढूंढना कहाँ कहाँ पर है, और इलेक्शन जो आपका कमीशन ऑफ इंडिया है इसके बारे में क्या, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो उठे, ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्रश्न चिन्ह है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर हमारे पूरे जो चुनावी व्यवस्था है उस पर उठे, ये सारी बातें आपको तैयार करनी है। तो आप इस पर भी एक ऐसे लिख सकते हैं, काफी सारा होमवर्क है आपको करने के लिए। देखो इसी तरीके से किया जाता है, आप टॉपिक तैयार तो एक टीचर आपको बता सकता है, इन द लास्ट करना तो आपको ही है ना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। ये बताओ, लोकतंत्र का आधार ही लोग है, लोकतंत्र का आधार ही लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, और अगर इसी में पार्शलिटी हो जाए, यही फ्री एंड फेयर ना हो, तो क्या मतलब है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द सोल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। आपको क्या करना है, एनालाइज करना है चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, एनालाइज द एफर्ट बीइंग मेड टुवर्ड इलेक्शन रिफॉर्म बाय मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। तो आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट कर रहे हैं उसको लिखना है, और क्या सुधार की दिशा में। एक ओवरऑल 360 क्वेश्चन है भाई, लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट आपको कहा था कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जो कि यूपीएससी ने मेंस में पूछा है, 2015 में पूछा है। याद रखो, हमने चैप्टर जो सेकंड है जिसमें अपने संविधान के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आओ एक बार दिखाती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इसका जो एक क्वेश्चन है मेंस का वो मैं आपको बताऊंगी। तो मेंस में 2015 में क्वेश्चन आया, आप इस चैप्टर को पढ़ के बहुत इजीली कुछ चीजों को एड ऑन करके उसको लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा केवल, अच्छा मैं इंग्लिश में ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आपको पीडीएफ में प्रोवाइड होगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है, समझ तो आ ही रहा होगा ना। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा केवल 3 साल में तैयार करने के लिए ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिए कठिन होगा अगर उनके पास भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता। चर्चा कीजिए, 2015 में आया था। अच्छा देखो, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा कि अगर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बनाया, कितना समय लगा था, है ना, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास, याद करो कि हमने कितनी सारी ऐसे जो कॉलोनियल जो रूल्स थे,
ठीक है, जो कॉलोनियल जो समय था, हमने काफी सारे ऐसे प्रोसेस को अपना लिया, क्योंकि हम उस वक्त काफी सारे ऐसे हमारे जो नेता थे वो उस प्रोसेस में थे, उसको समझ गए। यही कारण भी था कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे, जैसे आप देखते कि इंडिया गवर्नमेंट जो आप ये एक्ट 1935 देखते हैं कि इसमें से 70% हिस्सा इसका उठा के एज इट इज हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। और वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख देने हैं, जैसे कि देखो लोकसभा राज्यसभा की बात हो गई, या फिर और भी हमारे यहाँ एक सर्वोच्च न्यायपालिका की बात हो गई, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, और भी बहुत सारी, जैसे आपकी जो लिस्ट है, ठीक है, जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है, आपकी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ये काफी सारी चीजें आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी कहां से ली। तो अगर आपके पास इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो 1935 है, अगर ये नहीं होता तो बहुत डिफिकल्ट काम था। तो आपको इसका इंपॉर्टेंस बता रहा है एक तरह से, ठीक है। तो 2015 में ये जो क्वेश्चन है पूछा था, इसको लिखने की कोशिश आप सभी फ्रेंड्स को करना है, ठीक है। चलो अब देखो 2-3 क्वेश्चन और मैं आपसे पूछती हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंज द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया? मनी पावर, आपराधिक संबंध, कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्ट। ये बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, जो क्रिमिनल है, ठीक है, वो कैसे कनेक्ट हो जाते हैं कि पहले वो सपोर्ट कर रहे हैं एक पॉलिटिकल लीडर को, क्योंकि उसको एक भाई भी बनाना है, अपना जो कार्य है वह भी करवाना है, तो इसलिए पहले वो सपोर्ट लेता है, बाद में बदले में आपको टिकट देनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो एक साठगांठ हो जाती है ना पॉलिटिकल की, क्रिमिनल की, ये चीजें बड़ी परेशान करती है। इसलिए सेकंड ARC कहता है कि यहाँ पर ये कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मनी पावर, डेफिनेटली मनी, आप पैसे दे रहे हो तो ये चैलेंज ही तो है। क्रिमिनल कनेक्शन है, आप लोगों को डरा धमका रहे हो। ऐसे कैंडिडेट जो आ रहे हैं सीधे साधे हैं, बेचारे पढ़े लिखे, सोच रहे हैं हम देश की दशा बदलेंगे, कुछ सुधार करेंगे, आपने उन्हें डराया धमकाया, उनके जो नॉमिनेशन है उन्होंने वापस ले लिए, तो ये गलत ही तो है। ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑफ सम फैमिलीज एंड पार्टीज, कुछ पार्टीज के द्वारा एक प्रभाव बनाना और हमेशा उनका ही बार बार सत्ता में आना, ये जैसे आप परिवारवाद देखोगे। इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, चुनाव आम नागरिकों के लिए बहुत कम विकल्प देता है। हमारे पास, हमें लगता ही नहीं, तभी तो नोटा तो ऐसे ही थोड़ी आया, लोगों ने बहुत कहा कि हमें कोई भी पसंद नहीं है। तो अगर हमें बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच है, तो हमें चुप रहने का भी तो अधिकार है ना। अगर हमें बोलने का अधिकार, अगर हमें जीवन, राइट टू लाइफ है, तो राइट टू डिग्निटी में राइट टू डाई भी तो है आपका, कि जिसमें कि अगर आपके लाइफ सपोर्ट हटा दिए जाए, हालांकि वह एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव यूथनेशिया है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटा का जो बटन है बच्चों, वो यही बताता है कि हमारे पास कम विकल्प, हमें कोई भी पसंद नहीं है, हम जाएंगे पर हम सबको रिजेक्ट करके आएंगे। तो यहाँ पर बहुत कम विकल्प होता है, यही सारे चैलेंजेस है। सो ऑल ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? आज की क्लास में हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात की, ठीक है, और हमने इसमें समझा कि हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं ताकि वो हमारे लिए आगे जाके लॉ मेकिंग करें, पॉलिसीज बनाए। इलेक्शन डेमोक्रेटिक कब कब होता है, क्या ऐसा है, ठीक है, सिस्टम क्या है इलेक्शन का, तो इसमें जो 6 जो प्रोसेस है, आई थिंक आप सभी समझ पाएंगे, और चैलेंजेस क्या है। सबसे फर्स्ट हमने जाना कि डायरेक्ट रूल चूंकि नहीं है, हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वह चुनने होते हैं, इलेक्शन रेगुलरली होने चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हमने समझी, इलेक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है, इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या क्या बनाते हैं। तो 1 वोट इक्वल वैल्यू, रियल चॉइस, ठीक है, रेगुलर जो है वह एक नियमित अंतराल पर चुनाव होने चाहिए, कैंडिडेट जो है वही चुना जाना चाहिए जिसे कि हमने सेलेक्ट किया है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। 5 बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की पॉलिटिकल कंपटीशन क्या है, और इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। शुरू होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को निर्धारित करने से लेकर, फिर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फिर वोटर ऑफ द लिस्ट, फिर नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन कैंपेन होगा, और उसके बाद होगा पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने समझा कि आखिर इन सभी चीजों को हमने बहुत ज्यादा एलोबरेट किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्या है, एक क्वेश्चन भी देखा, मैप से भी इसको समझा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा उम्मीदवारों को नामांकन कैसे भरना है, क्वेश्चन भी हमने देखा कि यूपीएससी ने जो है वह क्वेश्चन पूछा था। आगे की क्लास में मैं क्वेश्चंस भी ऐड कर लूंगी, ये कुछ कुछ जो क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको याद आए हैं हमें कि यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन क्या है, ईवीएम के बारे में हमने समझा, आपको होमवर्क भी मैंने दिया नोटा का, वीवीपैट का, ठीक है। इंडिया में आखिर क्या ऐसे प्रोसेस है जो कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। 3 बातें, स्वतंत्र चुनाव आयोग है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, पीपल का पार्टी
पार्टिसिपेशन है एंड एक्सेप्टेंस है, और हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात की। एक बार आपको ये भी होमवर्क है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जाके वेबसाइट देखता है, ठीक है। और जो भी आप उस पर सी विजिल है, ई विजिल है, ये सारी चीजें आपको तुरंत दिख जाएंगी वहां पर, ठीक है, ये सारी चीजें। और मैंने एक क्वेश्चन दिया बच्चों, ये सब आपको लिखना है। 2 क्वेश्चन लास्ट में छोड़े, इसको पढ़िएगा और मुझे इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लास्ट वाली क्लास का जो यूपीएससी में पूछा गया था, और एक आज का करंट अफेयर का बहुत सारा होमवर्क दिया था। संसद टीवी को सुनना, इलेक्शन के बारे में हो सकता है 4 से 5 एपिसोड आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद करना है। चलिए, सो ये थी हमारी आज की क्लास। कल हम बात करेंगे कि हमारी जो संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, जिसमें कि हम पार्लियामेंट की भी बात करेंगे, जुडिशरी की भी बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जो भी बच्चे न्यू हैं, यूपीएससी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ पीडीएफ आप सभी को एप्लीकेशन में मिल जाता है। समटाइम्स होता क्या है, जो बच्चे बार बार शिकायत करते हैं कि मैम अभी तक लेक्चर एप्लीकेशन पे अपलोड नहीं हुआ, ये आप यूट्यूब पे आके कह रहे हो कि एप्लीकेशन पे अपलोड नहीं हुआ। तो देखो, अगर कोशिश, आपको यहाँ पर एक दिन पहले लेक्चर जो है वह मिल जाता है, 1 या 2 दिन बाद आपको एप्लीकेशन पर जो लेक्चर है वह अवेलेबल होता है, ठीक है। पीडीएफ आई थिंक सेम डे हो जाता है। तो यहाँ पर आप तब तक यहाँ यूट्यूब पर देख लो, ठीक है, यूट्यूब पर देख लो। फिर बाद में अगर आपको कभी रिवाइज करना हो तो वहां देख लेना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी या फिर कोई सजेशन है आपके रिफॉर्म के लिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए। आपके जो कमेंट्स है वह हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें मोटिवेट करते हैं। सो हम मिलते हैं कल की क्लास में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।